अभी हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में इस वाली वीडियो में। ओके, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें पता है कि एक तो हमारे पास है वो ब्रेन आ जाएगा और एक हमारे पास है वो स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अलग अलग बॉडी के पार्ट में वो नर्व जाती है, वो नर्व ही है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है। ओके, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स और क्रेनियल नर्व्स, 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, उन सभी के बारे में हम वो इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, और मेनली है वो ब्रेन के बारे में हम बात करेंगे। तो ब्रेन है वो 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तीनों जर्म लेयर से में से वो ब्रेन है या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो डेवलप होता है फ्रॉम एक्टोडर्म। ओके, एक्टोडर्म से यहाँ पे वो डेवलप होता है। एक सबसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब ये डेवलप होता है, वहाँ पे है वो एक लंबी है वो लॉन्ग एक ट्यूब फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले एक लंबी है वो एक लॉन्ग ट्यूब है, उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसका फॉर्मेशन होता है और उसमें है वो इनिशियली उसमें हम बोल सकते हैं 3 लोब होते हैं कि ये ट्यूब जैसी ऐसे मान लो एम्ब्रियोनिक स्टेज है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में से 3 लोब होंगे बनते हैं उसमें। ओके, और ये तीनों लोब भी है वो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली फोर ब्रेन, आगे जाके फोर ब्रेन, ओके, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन है वो बनाते हैं। ओके, अब इनको अपन बोल देते हैं प्रोजेंसेफेलोन, मेजेंसेफेलोन एंड रोम्बेनसेफेलोन। ओके, तो इन तीनों को ही बोलते हैं प्रोजेंसेफेलोन, यहाँ पे हम बोल देंगे प्रोजेंसेफेलोन। ओके, बीच वालों को बोल देंगे मेजेंसेफेलोन एंड लास्ट वालों को हम बोल देंगे रोम्बेनसेफेलोन। ओके, तो ये है वो 3 यहाँ पे है वो लोब है वो बन जाते हैं। ओके, बाद में लेकिन जो प्रोजेंसेफेलोन है ये भी है वो प्रोजेंसिफेलोन अगेन है वो डिवाइड हो जाता है। प्रोजेंसिफेलोन है वो अगेन डिवाइड हो जाता है लाइक ऑप्टिक लोब एंड सेरिबेलम एंड डायंसिफेलोन, 3 पार्ट है वो इससे बन जाते हैं। एंड अगर हम बात करें हाइंड ब्रेन की, मिड ब्रेन में कोई डिवीजन नहीं होता है उसके बाद में मिड ब्रेन है वो ऐसा ही रहता है। हाइंड ब्रेन में है वो अगेन है वो डिवीजन होता है, पोन्स वाला पार्ट है वो बनता है वहाँ पे, मेडुला वाला पार्ट, मेडुला ओब्लोंगेटा वाला पार्ट बनता है और सेरिबेलम वाला पार्ट बनता है। तो ये भी है वो 3 पार्ट में है वो ये डिवाइड हो जाता है। लेकिन ये तीनों पार्ट है वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए इनको वो बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ओके, और ये जो ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर सब पार्ट को वो जोड़ने के लिए यहाँ पे इंटरकनेक्शन के लिए एक केविटी पाई जाती है। उस केविटी को बोलते हैं सेरिब्रल वेंट्रिकल बोलते हैं, जो कि सबको वो 4 मतलब इंटरकनेक्टेड है वो केविटी पाई जाती है, जिसे सेरिब्रल वेंट्रिकल बोलते हैं, जो कि फ्लूइड से है वो भरी रहती है, ब्रेन को वो सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। और यहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो यहाँ पे है वो ब्रेन की जो केविटी वहाँ पे भरा रहता है, जो कि प्रोटेक्शन और नरिशमेंट है वो प्रोवाइड है वो करवाता है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट में ये जो फोर ब्रेन वाला है वेसिकल वो अगेन डिवाइडेड होता है। ओके, लाइक यहाँ पे है वो टिलेनसिफेलोन बनता है, टिलेनसिफेलोन बनता है, डायंसिफेलोन बनता है। ओके, एंड देन है वो मिड ब्रेन वैसा ही रहता है, और जो लाइक हाइंड ब्रेन है वो डिवाइड होता है। ठीक है, मिड ब्रेन जहाँ पे है वो पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा सब इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ब्रेन स्टेम है वो बोलते हैं इसे, मेटेंसिफेनोल भी बोल देंगे। एंड जो नीचे वाला जो डिवाइड हुआ है यहाँ पे माइलिन सेफेलोन भी बोलते हैं इसे, और यहाँ पे है वो पोन्स और सेरिबेलम ये सब है वो बन जाते हैं। पोन्स यहाँ पे है वो ये सेरिबेलम वाला पार्ट है वो यहाँ पे है वो बन जाता है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा भी।
तो ओके, देखो अभी अपन है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन के बात करें। अभी हमने क्या देखा वही अपन है वो वापस से अगर देखें ब्रेन में कि तीन है वो यहाँ पे वेसिकल बन जाती है। ओके, पहली है वो फोर ब्रेन है। ओके, दूसरी है वो मिड ब्रेन है और तीसरी है वो हैंड ब्रेन है। ओके, पहली फोर ब्रेन को हम बोल रहे हैं प्रोजेंसिफेलोन। ओके, दूसरी को हम बोल रहे हैं मेसेंसिफेलोन। ठीक है, और हम हैंड ब्रेन को वो उसकी वेसिकल को हम बोलते हैं रोम्बेनसेफेलोन। ठीक है, तो ये हमने वो देखा। अभी हमने देखा कि ये जो फोर ब्रेन आ गया ना वो तीन वेसिकल में है वो डिवाइड होता है। जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वहाँ पे ओल्फैक्टरी लोब बनता है। ओके, जिसे हम बोल सकते हैं राइनेन्सिफेलोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा बनता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जिससे बनेगा उसको हम बोलेंगे टिलेन्सिफेलोन। ठीक है, टिलेन्सिफेलोन उसे ही बोलेंगे। एंड जो तीसरा जो लोब बनता है जिसे हम बोलते हैं थैलेमेन्सिफेलोन। ठीक है, और इससे बनता क्या है डायंसिफेलोन वाला पार्ट है वो बनता है। ठीक है, जहाँ पे हाइपोथैलेमस एपिथैलेमस वो सब वाला पार्ट है वो देखने को मिलता है। मिड ब्रेन में है वो मिड ब्रेन अगेन यहाँ पे है वो क्या क्या बनता है कोरपोरा क्वाड्रेजेमिना। ओके, ये वाला पार्ट है वो मिड ब्रेन में है वो पीछे की तरफ है वो चार ऐसे मिड ब्रेन में पीछे की तरफ चार ऐसे लोब बनते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। जिसमें से ऊपर वाले जो दो लोब होते हैं वो है वो लाइक सडन एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन है वो करवाते हैं। सडन मतलब कोई आई मूवमेंट के ऊपर आई विजन है विजन को लेकर है वो जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उसको वो कंट्रोल करवाते हैं। ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना वाले ये जो सुपीरियर वाले जो लोब है वो विजन जैसे ही है वो मतलब अचानक है वो कुछ दिखता है, फ्लैश लाइट आती है या फिर अचानक सामने से कोई आ गया तो अचानक जो दिखता है और उसके अगेंस्ट है वो रिफ्लेक्स एक्शन लेना होता है तुरंत प्रभाव से, तो वो वहाँ पे है वो ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के ऊपर वाले। और जो इंफीरियर ये जो नीचे वाले जो दो लोब है उनका काम है वो हियरिंग में होता है ना, हियरिंग को लेकर है वो अचानक से रिफ्लेक्स एक्शन है वो करवाना होता है। तो वो कौन कंट्रोल करता है ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के जो सुपीरियर वाले जो नीचे वाले जो दो लोग हैं वो मान लो अचानक से हमें कोई रात का समय है 12 बजे हम खेत में जा रहे हैं अचानक अंधेरे में एकदम और पीछे से कुछ है वो पायल पाजेब या फिर पायल की है वो आवाज़ आती है तो हम अचानक से पीछे देखते हैं या फिर घबरा जाते हैं। तो जो सुनाई या फिर अचानक से ज़ोर से आवाज़ आती है तो हम उधर देखते हैं जिधर से आवाज़ आई है। तो वो आवाज़ को लेकर जो रिफ्लेक्स एक्शन हमारे द्वारा लिया जाता है वो कंट्रोल है वो इसी कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना से वो करा जाता है। ओके, यहाँ पर वो लिख लेना। एंड वो दूसरा पार्ट मिड ब्रेन में है वो एक है वो क्रूशियाई सेरिब्रई यहाँ पे है वो होता है कि सेरिब्रल पेंडुलनकल भी है वो हम उसको बोल सकते हैं सेरिब्रल पेडुंस्कल भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली है वो फोर ब्रेन को वो हाइंड ब्रेन से वो इंटरकनेक्टेड करवाती रहती है और कोऑर्डिनेशन लाइक मोटर जो न्यूरॉन होती है उनको वो कोऑर्डिनेट करवाने का वो इसका वो काम रहता है। ठीक है, हाइंड ब्रेन के साथ में पोन्स वगैरह के वाले पार्ट्स के साथ में वो ये जो इंटरकनेक्शन है वो करवाता है, इंटरकनेक्शन का काम करता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें हाइंड ब्रेन की, हाइंड ब्रेन में हमें वो एक ये भी है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। तो जो पहला पार्ट है वो हम बोल देंगे मेटेंसिफेलोन जिससे बनता है अपना सेरिबेलम वाला पार्ट बनता है, बैलेंसिंग वगैरह में काम आता है। दूसरा पार्ट बनता है पोन्स जो कि लाइक रेस्पिरेटरी कंट्रोल है वो करवाता है। ओके,
और इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल है वो लाइक वो होता है, और सपने वगैरह भी आपको जो आते हैं वो। फिर है वो मेडुला ओब्लोंगाटा। यहाँ पे ये जिससे बनता है वो वेसिकल, उसको हम वेसिकल को बोल देंगे माइलेन सी फेलोन। ठीक है, यहाँ पे आप वो फिर से ये देख पा रहे हो, ये जो 3rd वीक है एम्ब्रियो का, 3 to 4 वीक है वो एम्ब्रियो में, यहाँ पे वो शुरुआत हो जाता है। 3 वेसिकल यहाँ पे वो बन जाती है, ब्रेन का वो डेवलपमेंट स्टार्ट। यहाँ पे फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन वाली जो प्रोजेंसिफेलोन, मेजेंसिफेलोन, रोम्बेनसिफेलोन का वो फॉर्मेशन हो जाता है। ये वॉल है, बीच में वो कैविटी होती है, इनमें इंटरकनेक्टेड कैविटी। अभी 3 ही वेसिकल है वो बनती है अभी 3 to 4 वीक में। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें 5 वीक ऑफ एम्ब्रियो की, यहाँ पे 5 वीक अगर हो जाते हैं डेवलपमेंट पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यहाँ पे वो 5 सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स है वो बन जाती है। 3 वेसिकल्स ऑलमोस्ट वो यहाँ पे है वो लगभग 2 वेसिकल है वो 4 ब्रेन में वो देखने को मिलती है, जैसे कि टिलेंसिफेलोन और डायेंसिफेलोन। ओके, टिलेंसिफेलोन जिससे वो सेरिब्रम बनेगा आगे जाके, डायेंसिफेलोन जिससे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस बनेगा। और फिर है वो तीसरा जो है वो वेसिकल है वो मिड ब्रेन वाला होता है, मिजेंसिफेलोन वाला, जिसे मिड ब्रेन बनेगा। और चौथा और पांचवा वो हाइंड ब्रेन की वेसिकल होती है, जिसे है वो रिस्पेक्टिवली मेटेंसिफेलोन और माइलेंसिफेलोन। आप देख पा रहे हो, मेटेंसिफेलोन से है वो पोन्स और सेरिबेलम बनेगा, और जो माइलेंसिफेलोन है उससे वो लाइक मेडुला ओब्लोंगेटा है। जब एडल्ट बन जाता है, अब तीसरा आप इमेज देख पा रहे हो, जब एडल्ट है वो फॉर्म हो जाता है लाइक 5 वीक के एम्ब्रियो के बाद में, यहाँ पे है वो कुछ ये लेटरल वेसिकल्स है वो बन जाती है। ये जो टिलोनसिफेलोन से दो लेटरल वेसिकल्स बन जाती है। ओके, एक से वो सेरिब्रम का पार्ट है वो बनता है, और वहाँ पे ओल्फैक्टरी लोब भी है वो बन जाता है, 3rd वेंट्रिकल है वो बन जाता है यहाँ पे थैलेमस वाला। और एक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन जो कि इंटरकनेक्टेड करता है मिड ब्रेन वाला पार्ट, और नीचे है वो अपर पार्ट ऑफ 4th वेंट्रिकल हम बोल सकते हैं। एंड क्योंकि 5 हम वहाँ पे वो हमें देखने को मिलती है वेसिकल्स, तो और अपर पार्ट ऑफ 4th वेंट्रिकल है एंड लोअर पार्ट ऑफ 4th वेंट्रिकल है। ओके, तो क्योंकि 4 वेंट्रिकल हमने देखे थे जो कि कनेक्टेड करते हैं पूरे ब्रेन को, जो कैविटी होती है उससे वेंट्रिकल बोलते हैं। ये यहाँ पे वो ब्रेन का आप वो लेयरिंग आप वो देख सकते हो, मीनिंग है वो आप वो देख सकते हो, मतलब 3 प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। ओके, वो लेयर की अगर हम बात करें, मेन जो लेयर होती है वो आप है वो पहली होती है ड्यूरामेटर। ओके, तो पहली होती है ड्यूरामेटर, ये आप देख पा रहे हो, ये जो है वो लेयर है, ये जो लेयर है आप है वो ड्यूरामेटर की है वो देख पा रहे हो। ओके, दूसरी लेयर जो होती है वो होती है अरेकिनॉइड लेयर। ठीक है, अरेकिनॉइड मैटर, ये जो है वो पर्पल कलर वाली, ये है वो आप दूसरी लेयर है वो देख पा रहे हो। और तीसरी लेयर आप है वो यहाँ पे पिया मैटर होती है। ठीक है, तीसरी लेयर ये आप देख पा रहे हो, ये 3 प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। ठीक है, 3 प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, ड्यूरा, अरेकिनॉइड एंड पिया। ये याद रखना आप, ड्यूरा और सीक्वेंस वाइज, पहले वो ऊपर ही ऊपर है वो ड्यूरा, फिर अरेकिनाइड, देन है वो पिया मैटर्स। ये 3 है वो आपको याद रखनी होती है। अरेकिनाइड मैटर और जो पिया मैटर है, दूसरी और तीसरी जो लेयर है उसके बीच का जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं सब अरेकिनॉइड स्पेस, क्योंकि अरेकिनॉइड के नीचे है, नीचे मतलब भी नाम का मतलब ही क्या होता है, सब मतलब भी होता है नीचे, किसके नीचे, अरेकिनॉइड के नीचे, तो उस स्पेस को बोल देंगे सब अरेकिनॉइड स्पेस। ओके, उस स्पेस को बोलते हैं कि सब रेक्नोइड स्पेस, और इसी में वो जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो ट्रेवल है वो करता है। ओके, तो लाइक ये रहा आपका सब रेक्नोइड स्पेस, ये जो स्पेस है इसी में है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो ट्रेवल करता है। ओके, इसी में है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपका वो इसी में है वो ट्रेवल करता है। यहाँ पे है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो ट्रेवल करता है, जो कि है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है ब्रेन को। ओके, सो सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड है वो ट्रेवल तो इसमें है वो करता है, लेकिन बनता क्या कहाँ है, प्रोड्यूस
इन ये जो सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड है वो प्रोड्यूस होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे है वो क्रीनोइड या फिर कोरोइड प्लिक्सस होते हैं, जाल जैसे यहाँ पे प्लिक्सस होते हैं नियर स्पाइनल कॉर्ड। ओके, और वहाँ पे है वो ये लाइक वो बनता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड है वहीं पे बनता है, और वहाँ से बन के है वो वापिस है वो ये है वो रीसर्कुलेट होता है। ये जितने भी वेंट्रिकल होते हैं वहाँ से होकर ये सब अरेकिनोइड स्पेस में है वो सर्कुलेट होता रहता है। स्कल के ये जो अरेकिनोइड मैट्रिक्स के नीचे वाला जो स्पेस होता है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से वो ये सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड है वो लाइक लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल, इसका जो फ्लो है वो थर्ड वेंट्रिकल की तरफ होता है। देन है वो फोर्थ वेंट्रिकल, ये याद रखना होता है, फोर्थ वेंट्रिकल में आता है। देन है वो स्पाइनल कॉर्ड। ओके, देन है वो जो अपना सब अरेकिनोइड में है वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है और वापस से वो रीसर्कुलेट होने लग जाता है। वापस से वही फ्लो है वो वापस से होने लग जाता है। इस वाले डायग्राम में थोड़ा वेंट्रिकल के बारे में और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे है वो सबसे पहले लाइक लेटरल वेंट्रिकल्स है, ये वाले आप है वो लेटरल वेंट्रिकल्स आप वो देख पा रहे हो। तो पहला ये हो जाएगा, दूसरा वेंट्रिकल चार में से ये हो जाएगा। यहाँ से वो सर्कुलेट होता है इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिन में। ये जो आप देख पा रहे हो इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिन, ये यहाँ पे लगभग आपको इस डायग्राम में ये आपको यहाँ पे ये जो है इंटरवेंट्रिकल, ये जो इसको और इसको जोड़ रहा है, ठीक है, तो वो होता है इंटरवेंट्रिकल फोरामिना। तो उसमें है वो वहाँ से वो थर्ड वेंट्रिकल में है वो आ जाता है। ये जो है वो थर्ड वेंट्रिकल है। इसमें अगर हम बात करें तो ये थर्ड वेंट्रिकल है, यहाँ पे है वो आ जाता है। यहाँ से है वो सेरिब्रल एक्विडक्ट, ये जो आप देख पा रहे हो येलो कलर की, ओके, ये है सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो यहाँ से है वो ये सेरिब्रल लाइक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो यहाँ पे है वो फोर्थ वेंट्रिकल में आ जाता है। ये है फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है। तो ये लाइक इसमें देखो तो ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ से देन है वो फोर्थ वेंट्रिकल से है वो सेंट्रल केनाल यहाँ पे आ जाता है ना, जो कि स्पाइनल जो कॉर्ड होती है उसके साथ कंटिन्यू रहती है। ओके, यहाँ पे वो इस स्पाइनल कॉर्ड की तरफ वो जा रहा है, यहाँ पे सेंट्रल लाइक केनाल में स्पाइनल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और यहाँ पे वो सब अराइकिनोइड स्पेस ये है, ये वाला सर सब अराइकिनोइड स्पेस है। तो यहाँ में है वो रीअब्जॉर्ब है वो हो जाता है, इसमें इस वाले स्पेस में है वो ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाता है और वापस से वो सर्कुलेट होता है, वापस से सर्कुलेट होता है, ठीक है। और वापस से वो लेटरल केनाल, लेटरल वेंट्रिकल्स, देन थर्ड वेंट्रिकल्स, देन फोर्थ वेंट्रिकल, और बीच में आप वो ये भी याद रख लेना लेटरल के वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकल फोरामिना होगा, थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में सेरिब्रल एक्वेडक्ट होगी। अब ये थोड़ा सा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में है कि इसके अंदर है वो क्या क्या होता है। तो क्लियर एकदम कलरलेस लिक्विड होता है और मेनली है वो इसमें वाटर होता है और स्मॉल अमाउंट इसमें है वो ऑक्सीजन, ग्लूकोज और अदर असेंशियल केमिकल्स की भी होती है। ग्लूकोज होता है इसके अंदर, प्रोटीन्स भी होते हैं, लैक्टिक एसिड भी होता है और कुछ वो नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया वगैरह भी है वो, और कुछ कैटाइन लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये भी होते हैं। एंड एनाइंस भी है वो, क्लोराइड आयंस और बाइकार्बोनेट्स आयन भी यहाँ पे वो देखने को मिलते हैं। एंड वाइट ब्लड सेल एज वेल। ओके, तो ये सब इसके अंदर होता है, ठीक है। ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है, लैक्टिक एसिड होता है, यूरिया होता है और कुछ केटाइन लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम होते हैं। एनाइन लाइक क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। WBC होती है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज होता है और मेनली है वो वाटर होता है। और ये मेन काम क्या करता है, इसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को फ्रॉम केमिकल एंड फिजिकल इंजरीज, ठीक है। एंड लाइक एक्सचेंज करवाता है न्यूट्रिएंट्स को एंड वेस्ट प्रोडक्ट को बिटवीन द ब्लड एंड न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लिया वगैरह। वहाँ से जो नाइट्रोजनस वेस्ट पार्टिकल लाइक यूरिया है वो इसके अंदर आ जाएगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, और न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूरॉन्स वगैरह को जो चाहिए, ग्लूकोज वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह, वो सब उसको वो प्रोवाइड करवाता है। तो काइंड ऑफ एक्सचेंज का काम भी ये कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम करता ही है। एंड सर्कुलेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यहाँ पे हमने सर्कुलेशन देखा ही है। अब अपन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का वो
एक एक करके वो बात कर लेते हैं। फोर ब्रेन में जो पार्ट आता है सेरिब्रम वाला जो मोस्टली जो पार्ट होता है उसके बारे में अगर हम बात करें, लाइक कैन से टिलेनसेफेलॉन, एक होता है डायनसेफेलॉन, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते टिलेनसेफेलॉन या फिर सेरिब्रल जिसमें वो कॉर्टेक्स वाला पार्ट आता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ओके, तो इसमें लाइक यहाँ पे वो 6 हम बोल सकते हैं 6 डिस्टिंक्ट अलग अलग टाइप की है वो यहाँ पे लेयर देखने को मिलती है न्यूरॉन की। ओके, न्यूरॉन की यहाँ पे वो लेयर देखने को मिलती है। यहाँ पे कौन सा टाइप है वो न्यूरॉन का मोस्टली देखने को मिलता है, जो कि है वो इसका मोस्टली जो फंक्शन होता है उसमें इन्वॉल्व होता है पिरामिडल यहाँ पे है वो सेल है वो, यहाँ पे मेजर आउटपुट होती है न्यूरॉन की। यहाँ पे अगर हम बात करें नॉन पिरामिडल सेल्स भी होती है, लेकिन वो लाइक लोकल जो भी प्रोसेसिंग होती है वो इनपुट वो करती है, लेकिन मोस्टली जो मेजर आउटपुट होता है न्यूरॉन का वो पिरामिडल सेल्स के थ्रू ही होता है, वो आप याद रखना, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, बहुत सारी फोल्डिंग होती है, लेयरिंग बहुत सारी होती है, जिससे वो सिग्नलिंग प्रोसेसिंग है वो इन्हेंस है वो हो जाती है। यहाँ पे 4 लोब है वो देखने को मिलते हैं, 4 यहाँ पे लोब्स है वो इसमें है वो देखने को मिलते हैं, जो कि है हमारे सबसे पहला है वो फ्रंटल लोब आएगा, ठीक है। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, देन ओसिपिटल लोब एंड सबसे लास्ट की अगर हम बात करें टेम्पोरल लोब की, तो यहाँ पे वो लोब्स होते हैं। और इसमें जो फोल्ड्स होते हैं बहुत सारे जो फोल्ड्स देखने को मिलते हैं पूरे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। अगर अपन ब्रेन की डायग्राम काफ़ी ज़्यादा बार देखा हुआ होगा हमारा, तो उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं सेरिब्रम में। उन फोल्ड्स को हम बोलते हैं लाइक गायरी एंड सल्की के। वो फोल्ड होते हैं जो कि सरफेस एरिया को वो इंक्रीज़ कर देते हैं, सरफेस एरिया को काफ़ी ज़्यादा वो इंक्रीज़ कर देते हैं। अब यहाँ पे बेसल न्यूक्लियाई की अगर हम बात करें, बेसल न्यूक्लियाई की या फिर बेसल गैंग्लिया की। ओके, गैंग्लिया मतलब ही होता है गुच्छा, तो इस वाले एरिया में है वो यहाँ पे गुच्छा तो पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं ग्रे मैटर। ओके, ग्रे मैटर। ओके, यहाँ पे देखो बेसिकली 2 टाइप के है वो ब्रेन में वो मैटर देखने को मिलते हैं स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में अगर हम बात करें। एक तो होता है ग्रे मैटर, ओके, और एक होता है वाइट मैटर। तो इसमें आप यहाँ वो ध्यान रखना, ग्रे मैटर में यहाँ पे वो जो न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है वो होती है बहुत सारी, है ना, सेल बॉडी वो अक्यूमुलेट होती है, तो बहुत सारी सेल बॉडी होती है यहाँ पे मोस्टली, तो वो ग्रे मैटर है वो बनाती है। वाइट मैटर में है वो यहाँ पे हमें एक्सोन माइलिनेटेड एक्सोन यहाँ पे वो अक्यूमुलेट होते हैं बहुत सारे, वो एक्सोन वाला पार्ट यहाँ पे वो देखने को मिलता है वाइट मैटर में अगर हम बात करें तो। ओके, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है वो ग्रे मैटर है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होता है इसमें अगर हम बात करें विद इन सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ओके, और यहाँ पे जो कि है वो इम्पोर्टेंट होता है मूवमेंट के लिए। ओके, वांटेड फॉर लाइक मूवमेंट, पोस्चर, ओके, एंड कंप्लीट जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर वगैरह के लिए सेंसरी रिसेप्शन लैंग्वेज वगैरह इसी से होते हैं, क्योंकि इसमें अपन ने वो देखे थे 4 लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब एंड ओसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब, है ना। बेसिकली लाइक ये एक अपन मान लेते हैं ये एक ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन में ये वाला जो एरिया होता है वो फ्रंटल लोब होता है, ठीक है, और लाइक इतना जो एरिया फ्रंटल लोब का है, और ये जो पीछे वाला एरिया होता है उससे फ्रंटल लोब के पीछे होता है वो पैराइटल लोब होता है, ठीक है। पैराइटल लोब की जो पीछे की तरफ होता है ओसिपिटल लोब, ठीक है, और नीचे की तरफ ये वाला जो एरिया है उसे बोलते हैं टेम्पोरल लोब। तो ये आप याद रखना ना, ये सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स होता है सेरिब्रम वाला फ्रंटल लोब होता है, पैराइटल देन ओसिपिटल देन टेम्पोरल। और यहाँ पे वो सब की वो फंक्शन की बात करें तो फ्रंटल लोब पहला वो आ जाता है, जो कि आगे आगे हमने देखा था, जिसका वो फंक्शन लाइक थिंकिंग हम करते हैं, प्लानिंग हम कुछ करते हैं, मूवमेंट हमारा होता है, और पर्सनालिटी सब इसी के वो थ्रू है वो कंट्रोल होता है, इसी फ्रंटल लोब के थ्रू है वो ये है वो कंट्रोल होता है।
ठीक है, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग वगैरह जो होता है वो सारा इसी यही पार्ट की प्रोसेसिंग से होता है। एंड देन वो डिसीजन मेकिंग हम जो करते हैं, वॉल्यूंटरी कंट्रोल जो भी है वो कंट्रोल यहाँ से होता है। एंड थोड़ा बहुत वॉल्यूंटरी कंट्रोल यहाँ से होता है। एंड स्पीच प्रोडक्शन, ब्रोंका एरिया यहाँ पे होता है, तो स्पीच प्रोडक्शन वो इसी से वो कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अगर ये पार्ट वो डिफेक्ट हो गया तो यहाँ पे वो अपन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग वगैरह में वो थिंकिंग वगैरह में डिफेक्शन देखने को मिलेगा। हम बोल सही से नहीं पाएंगे। ओके, इमोशन को वो रेगुलेशन है वो यही पार्ट है वो यहीं से होता है, सोशल बिहेवियर वगैरह। ठीक है, एंड देन अगर हम बात करें पेराइटल लोब की, पेराइटल लोब जो कि हमने वो ये वाला इससे फ्रंटल लोब किया वो पीछे देखा। पेराइटल लोब है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, लाइक टच वगैरह हो गया है ना, पेन पेन हो रहा है या फिर वो टेम्परेचर को सेंस करना है, वो सेंसरी प्रोसेस है वो पेराइटल लोब है वो करता है। ठीक है, एंड स्पेशियल अवेयरनेस, स्पेशल मीन्स नेविगेशन वगैरह, कहाँ है हम, अब किस कहाँ पे खड़े हैं, है ना, और ये बॉडी पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन में हम खड़े हैं, बैठे हैं या कौन सा, वो सारा है वो कौन पता लगाता है, पेराइटल लोब में प्रोसेसिंग से ही हमें वो पता लगता है। ठीक है, देन आता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो नीचे वाला जो होता है, पेराइटल के जो नीचे लोब होता है एक पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, जिसकी वजह से हमें वो हियरिंग वगैरह जो है वो सारा प्रोसेसिंग यहीं होता है, सुनाई देना, मेमोरी वगैरह जो मेमोरी है वो यहीं पे स्टोर होती है। ओके, तो ये याद रखना, टेम्पोरल लोब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हिप्पोकैम्पस है उसके साथ में ऑल्सो वो ये यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट रहता है, यहाँ पे मेमोरी को वो रिट्राइव करने में वो वहाँ से हेल्प करता है, मेमोरी स्टोर यहीं पे होती है। ठीक है, लैंग्वेज वगैरह का वो समझना, वो अंडरस्टैंड करना उसको, वो टेम्पोरल लोब से ही हो पाता है। ठीक है, साउंड को अंडरस्टैंड कर पाना, लैंग्वेज को बोलना या फिर अंडरस्टैंड करना, ये सारा है वो इसी पार्ट से वो रिंकिल्स एरिया इसको बोलते हैं, वहाँ पे जो वहाँ पे वो लैंग्वेज वगैरह को वो प्रोसेसिंग ऑफ इमोशंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन, सामने वाले का जो फेशियल रिकॉग्निशन, इमोशंस वगैरह को भी प्रोसेसिंग यहीं पे होता है टेम्पोरल लोब पे। एंड देन जो लास्ट वाला बचा था ओसिपिटल लोब, वहाँ पे तो विजुअल जो मेनली है वो उसके लिए डेडिकेटेड होता है, विजुअल प्रोसेसिंग वहाँ पे होती है, दिखाई देना वगैरह जो होता है वहाँ पे प्रोसेसिंग होता है। नाउ अगर हम बात करें डायंसिफेलन की, ओके, डायंसिफेलन की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे है वो सेरिब्रल हेमिस्फेयर कि वो यहाँ पे बीच में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये आप वो इमेज में भी देख पा रहे हो, रेड कलर में वो शो कर रहा है, ये आपका डायंसिफिलन है जिसमें एपिथैलेमस होता है, और जो कि यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट है वो देख पा रहे हो, और थैलेमस होता है उसके बाद में नीचे, देन होता है हाइपोथैलेमस, उसके नीचे है वो हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थैलेमस की अगर हम बात करें, यहाँ पे थैलेमस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे है वो न्यूक्लिया यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साइनेप्टिक रिलेइंग स्टेशन की तरह ये काम करता है, क्योंकि ये जो सेंसरी इनपुट्स है उनको इंटीग्रेट करता है और टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पे जो भी सिग्नल आते हैं उसको इंटीग्रेट ये कर देता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, सेंसरी वाले जो सिग्नल्स आते हैं न्यूरॉन्स को, यहाँ पे साइनेप्स होती है और दूसरी साइनेप्स के बाद में जो दूसरी न्यूरॉन होती है उस न्यूरॉन्स के थ्रू है वो सिग्नल भेज दिया जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू। तो एक स्टेशन की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे रुकेगा थोड़ी देर के लिए ये सेंसरी सिग्नल उस, और रुक कर दूसरी वाली न्यूरॉन से है वो यहाँ पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भेज दिया जाएगा साइनेप्स के थ्रू। तो यहाँ पे साइनेप्टिक रिलेइंग स्टेशन भी इसको हम बोल सकते हैं, सेंसरी जो इनपुट्स है उसको भेज दिया जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास में। एंड लाइक मेनली तो अटेंशन और अलर्टनेस में यहाँ पे इसका है वो रोल होता है। एंड रिलेइंग नियरली ऑल सेंसरी इनपुट्स टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सारे के सारे यहाँ पे सेंसरी इनपुट्स जितने भी इसके पास थैलेमस के पास आएंगे वो सारे के सारे है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास में वो रिले कर देंगे। एंड देन कंट्रीब्यूट टू मोटर फंक्शन बाय ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेरिबेलम एंड बेसल न्यूक्लियाई टू प्राइमरी मोटर एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन को है वो मोटर इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे सेरिबेलम से यहाँ पे ट्रांसफ़र करता है उस इन्फॉर्मेशन को सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जहाँ पे वो मोटर एरिया होता है, मोटर एरिया सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो होता है जहाँ पे सिग्नल वापस से भेजा जाता है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, तो वहाँ पे है वो ये ट्रांसमिट करने का उस सिग्नल को वो करता है ना, सेरिबेलम से उस सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो मोटर एरिया होता है वहाँ पे। एंड यहाँ पे है वो प्ले रोल इन मेंटेनेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस में है वो यहाँ पे अटेंशननेस में इसका रोल रहता है थैलेमस का। तो ये याद रखना, मेन तो अटेंशन और अवेयरनेस के लिए किसका रोल रहता है, कॉन्शियसनेस का, थैलेमस का वो रोल रहता है।
नाउ थैलेमस के बाद में बात करें तो हाइपोथैलेमस की, जो कि यहाँ पे थैलेमस के बिलो है वो देखने को मिलेगा। एंड सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस जो नाम सुना होगा आपने, तो वो यहीं पे है, वो ये होता है सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस का एरिया वो हाइपोथैलेमस में वो देखने को मिलता है। प्रिंसिपल सर्काडियन पेस मेकर्स होते हैं, यहाँ पे सर्काडियम रिदम को वो ये कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। एंड डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के साथ में वो कंट्रोल कनेक्टेड रहती है। एंड सेंट्रल इन एंडोक्राइन रेगुलेशन हाइपोथैलेमस का होता ही है। यहाँ पे बहुत सारे है वो रिलीजिंग हार्मोन है वो सिक्रेट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यही सिक्रेट करता है, उस हार्मोन की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है। तो मोस्टली पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन इसी के थ्रू ही कंट्रोल किए जाते हैं, इसके द्वारा वो रिलीजिंग हार्मोन भेजा जाता है, जिससे वो हार्मोन है वो रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। और बहुत सारे है वो लाइक पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है वो यहीं पे सिंथेसिस होते हैं, बस वहाँ पे वो पिट्यूटरी सिंथेसिस होकर स्टोर होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स बस उसको सिक्रेट करती है। तो ये कुछ है वो बहुत सारे इसके वो काम हार्मोन्स के लिए भी होते हैं। साथ में वो सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस या फिर सर्काडियन पेस मेकर होते हैं, ये सर्काडियन रिदम भी यहाँ से वो कंट्रोल की जाती है, कब दिन होता है, कब रात होती है, कब सोना है, ये सभी। एंड कंट्रोल्स एंड इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ओके। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कौन सा होता है, जो इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल जिस सिस्टम से होता है, जिस नर्वस सिस्टम जो करता है उसे बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल बिना इच्छा के जो कंट्रोल करते रहते हैं, जैसे हार्ट है वो धड़कता ही रहता है, अपनी इच्छा थोड़ी है कि उसको हम बंद कर दें हाथों हाथ ही, है ना। लंग्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो ये सभी, हालांकि उसमें वो आगे और भी और अपन पार्ट्स देखेंगे ब्रेन्स में जो कि इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर भी यहाँ पे वो इसका कंट्रोल रहता है और इंटीग्रेशन है वो। रेगुलेट यहाँ पे इमोशंस एंड बिहेवियर पैटर्न, इसमें भी इसका थोड़ा वो कंट्रोल रहता है, ओके। एंड क्योंकि यहाँ पे भूख लगना वगैरह ये सभी भी ये कंट्रोल करता है ना। इन कॉन्जुगेशन विद लिम्बिक सिस्टम के साथ में ये कॉन्जुगेट रहता है। और लिम्बिक सिस्टम का काम ही है वो लर्निंग का होता है, लर्निंग एंड इमोशंस का है वो ये रहता है। सब कॉर्टिकल न्यूक्लियर यहाँ पे हम लिम्बिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके साथ में ये कॉन्जुगेशन भी रहता है, तो इमोशन और बिहेवियर पैटर्न को भी ये रेगुलेट कर सकता है। कंटेंट सेंट्रल एंड रेगुलेट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, यहाँ पे कुछ इसके है वो रिसेप्टर होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं, जिसकी वजह से है वो कब अपन को वो भूख लगती है तो खाना का वो सिग्नल भेजना है, और प्यास कब लगती है तो पानी पीने का सिग्नल है वो भेजना है। तो ये सारा वो रेगुलेटिंग यहीं से होता है, थ्रस्टिंग सेंटर ये सब, है ना। तो और सर्विंग एज बॉडी थर्मोस्टेट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस है वो बॉडी टेम्परेचर को वो कंट्रोल करता है, ओके। एंड बाद में अगर हम बात करें एपिथैलेमस की, एपिथैलेमस की बात करें, स्मॉल टिश्यू मास है इन द डायंसिफेलम, छोटा सा वो टिश्यू का मास होता है नीचे की तरफ, हाइपोथैलेमस की नीचे की तरफ, ओके। एंड कंटेन हेबेन्युलर न्यूक्लियाई विच आर इन्वॉल्व इन ओल्फेक्शन, ओके। ओल्फेक्शन में वो टेस्ट वगैरह, सूंघना वगैरह जो होता है, स्मेल वगैरह, तो वहाँ पे वो इसका वो इन्वॉल्वमेंट है वो देखने को मिलता है। ऑल्सो कंटेन पीनियल ग्लैंड्स, यहाँ पे पीनियल ग्लैंड्स भी होती है विच रेगुलेट सर्काडियन रिदम, ओके। तो सर्काडियन रिदम के यहाँ पे पेस मेकर्स होते हैं हाइपोथैलेमस में, एंड मेनली है वो पीनियल ग्लैंड जो कि सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करती है, वो यहाँ पे वो एपिथैलेमस में होता है। तो एपिथैलेमस में हम बोल सकते हैं सर्काडियन रिदम को वो कंट्रोल करता है। पीनियल ग्लैंड्स रिलीज मेलेटोनिन इन्फ्लुएंस बाय लाइट डार्क साइकिल, ओके, इम्पैक्टिंग स्लीप वेक साइकिल, ठीक है। कि भाई तो जब अंधेरा होता है तो अंधेरे में वो मेलेटोनिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है पीनियल ग्लैंड से, यहाँ पे एपिथैलेमस वाले पार्ट से, तो जिससे वो हमें वो नींद आती है, ठीक है। और नेचुरली यही होता है गाँवों में अगर हम बात करें तो, यहाँ पे जैसे ही 7 वगैरह बजती है, रात होती है, तो वहाँ पे है वो कोई भी ऐसे है वो लाइट चालू नहीं रखता है, वो ऑटोमेटिकली वो अंधेरा हो जाता है सब जगह गाँवों में। अगर या फिर पुराने ज़माने की बात करें तो वो सो जाते थे जल्दी, बहुत ही जल्दी सो जाते थे। और क्योंकि डार्क में वो मेलेटोनिन वो वर्क करता था, अच्छी नींद आती थी। और जैसे ही सुबह होती है, गर्मियों की अगर हम बात करें 5 साढ़े 5 बजे, यहाँ पे नेचुरली सनलाइट है वो वहाँ पे है वो आ जाती है। जैसे छतों पे अगर कोई सो रहा है, बाहर सो रहा है, तो नेचुरली सनलाइट आती है, और जैसे ही आती है वो वहाँ पे है वो मेलेटोनिन का सिक्रेशन थोड़ा वहाँ पे है वो कम हो जाता है, और भी फैक्टर वर्क्स करते हैं, और वहाँ पे है वो नींद है वो खुल जाती है, और नेचुरली है वो फ्रेशनेस है वो यहाँ पे पूरा वो स्लीप साइकिल है वो पूरा होता है वहाँ पे। तो
वहाँ पे किसी अलार्म की वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक अलार्म खुद ही सर्काडियन रिदम खुद ही एक पीनियल ग्लैंड अलार्म ही है, अपने आप ही है वो पता चल जाता है कि कब उठना है कब सोना है। तो इस साइकिल को रेगुलेट करता है पीनियल ग्लैंड या फिर एपिथैलेमस। तो स्लीप के बारे में अगर हम बात कर ही रहे हैं तो एक पॉइंट और हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे है वो एक रेटिकुलर सिस्टम होता है। ओके, रेटिकुलर सिस्टम होता है जो कि ब्रेन स्टेम जो होता है ना, ब्रेन स्टेम वहाँ पे वो प्रेजेंट होता है। ब्रेन स्टेम कौन सा होता है? जो हैंड ब्रेन वाला जो पार्ट होता है ना, पोस्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा, वहाँ पे वो पार्ट ये प्रेजेंट होता है, ब्रेन स्टेम। ओके, ब्रेन स्टेम में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अगर ये है वो फंक्शन है वो ये नहीं करता है ना, या फिर कम करता है, अगर ये फंक्शन है वो करना बंद कर देता है या फिर नहीं करता, ये फंक्शन कम करता है अगर, जो कि तो जिससे वो हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। अब हाइपर पोलराइजेशन आपको पता है कि सिग्नल कब चलता है? जब डीपोलराइजेशन होता है। अगर हाइपर पोलराइजेशन हो गया है, प्लस माइनस और ज़्यादा बढ़ गया है अंदर की तरफ, तो यहाँ पे सिग्नल कोई रिसीव नहीं होगा। ठीक है, कोई सिग्नल यहाँ पे रिसीव नहीं होगा। ठीक है, कोई सिग्नल रिसीव नहीं होगा तो यहाँ या फिर वो हम बोल सकते हैं कोई सिग्नल यहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, जिससे वो क्या होगा, स्लीप हमें वो स्लीप वाली कंडीशन है वो देखने को मिलेगी। अब स्लीप के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं। स्लीप है वो दो टाइप की है वो स्लीप होती है, NEM सॉरी NREM या फिर नॉन, हम बोलते हैं नॉन REM। REM मतलब होता है रेंडम आई मूवमेंट। ओके, और एक होता है REM, रेंडम आई मूवमेंट। ठीक है, तो आप लिख लेना रेंडम आई मूवमेंट। ओके, तो रेंडम आई मूवमेंट एंड नॉन REM, नॉन रेंडम आई मूवमेंट। मतलब रैंडम आई मूवमेंट मतलब रेंडमली आई का वो मूवमेंट है वो चलता रहे स्लीप के अंदर, ड्यूरिंग स्लीप। तो ये कब होता है? जब वो सपना आता रहता है ना अपन को। नींद में सपना आया है क्या कभी किसी का? तो सपने में है वो ये हमें सपने में है वो ये होता है REM वाली साइकिल होती है स्लीप में। वो दो साइकिल होती है, REM और नॉन REM। और REM रैंडम आई मूवमेंट है वो चलता रहता है जब सपना वगैरह जब आता है। और नॉन रैंडम आई मूवमेंट है वो डीप स्लीप के है वो ड्यूरिंग होता है, कोई सपना वगैरह नहीं होता, एकदम डीप स्लीप में हम कोई छेड़ते तो भी है वो ना उठे। डीप स्लीप में जब होते हैं वहाँ पे है वो नॉन रैंडम आई मूवमेंट वाला है वो चलता है। अब बेसिकली है वो जब हम सोते हैं ना, तो जो REM वाला है वो कब होता है, वो वाला पार्ट हमें वो कब देखने को मिलता है, रैंडम आई मूवमेंट वाला, ये लगभग सोने के वो 3 घंटे के बाद वो हमें वो देखने को मिलता है ना। कब देखने को मिलता है हमें, या फिर अपन बोलते हैं आफ्टर 3 आवर ऑफ स्लीप। ठीक है, सोने के हमें 3 घंटे बाद है वो यहाँ पे सपने, क्योंकि अब हम पता लगा सकते हैं 3 घंटे के बाद या तो सपने आएंगे है ना, या फिर या फिर नॉर्मली अगर हम बात करें सपने का जो टाइम होता है ना, तो वो अगर हम बात करें तो या तो वो 3 बजे आएंगे है ना, या फिर वो सुबह है वो 6 बजे। यहाँ पे है वो सपने का है वो टाइमिंग हम बोल सकते हैं ना, सपना की अगर हम टाइमिंग बोल सकते हैं इसके का। और रैंडम आई मूवमेंट फिर है वो नॉन रैंडम आई मूवमेंट वाला साइकिल आता है, फिर अगेन रैंडम आई मूवमेंट वाला वो साइकिल आता है। अपन को वो डायरेक्टली नॉन रैंडम आई मूवमेंट वाली है वो कंडीशन में है वो नहीं उठना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी डीप स्लीप वाला है वो स्टेज है। इसमें अगर हम उठ जाएंगे तो पूरे दिन ही है वो अपन है वो फ्रेश नहीं रहेंगे, पूरे दिन ही हमें है वो आलस है वो लेजीनेस है वो रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने नींद पूरी नहीं की, डीप स्लीप में हम उठ गए हैं। ये वापस से REM वाला सब जो सुबह सुबह है वो रहता है वो फ्रेश पूरा जब साइकिल हो जाता है तब वापस से REM वाला वो साइकिल आता है, तब हमें वो धीरे धीरे वो उठना चाहिए, तब हमारी नींद पूरी हो जाती है, जब हमें वो उठना चाहिए। तो आपको वो ये एनालाइज करना होगा कि वो आपकी स्लीप है वो कब पूरी होती है। आपका वो प्रॉपर किसी का वो लंबा होता है स्लीप साइकिल, किसी का कम होता है, तो वो पर्सन टू पर्सन वो डिपेंड करता है कि आप वो देखो, एनालाइज करो कि कब आप उठ रहे हो, तब आप वो पूरे दिन फ्रेश हो रहते हो, तो उसी टाइम आपको उठना चाहिए। ठीक है, तो इतना हमने बात कर ही लिया, तो हमने वो हिप्पोकैम्पस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। हिप्पोकैम्पस ये वाला जो एरिया लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है हिप्पोकैम्पस। ओके, हिप्पोकैम्पस तो ये लाइक लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। ये यहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी उसको वो कन्वर्ट करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ओके, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ठीक है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी यहाँ पे वो स्टोर होती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी यहाँ पे स्टोर होती है।
तो हम तो जैसे क्योंकि मेमोरी लाइक टेम्पोरल लोब में यहाँ पे है वो मेमोरी यहाँ पे स्टोर होती है। यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को है वो कन्वर्ट करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और यहाँ पे है वो स्टोर रहती है वो मेमोरी। और जब भी है वो हमें वो रिट्राइव करना होता है तो वहाँ पे टेम्पोरल लोब में है वो यहाँ यहीं से वो मेमोरी है वो ली जाती है, रिट्राइव की जाती है। तो जब भी हम वो कुछ पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं रहता, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो। जब दोबारा पढ़ते हैं, तीसरी बार पढ़ते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी यहाँ पे है वो हिप्पोकैम्पस में यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी में है वो कन्वर्ट की जाती है और स्टोर कर ली जाती है। बाद में जब भी हमें वो रिट्राइव करना होता है वो बाद में इंस्टिंक्टली हमें वो याद हो जाती है वो। ठीक है, तो वो यहाँ पे वो हिप्पोकैम्पस अगर ये डैमेज हो गया, तो अगर हिप्पो ये कैंपस वाला पार्ट डैमेज हो गया तो दो कंडीशन देखने को मिल सकती है। उसमें से एक कंडीशन को बोलते हैं एंटेरोग्रेड एमेंसिया के एंटेरोग्रेड एमेंसिया। दूसरी को बोलते हैं रिट्रोग्रेड एमेंसिया। ओके, अब होता क्या है ये एंटेरोग्रेड एमेंसिया में, याद रखना आप, एंटेरोग्रेड एमेंसिया अगर हो गया तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी हम बनाते ही कब है, हम प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में बनाते हैं, है ना। मतलब फ्यूचर मेमोरी लॉस हो जाएगी, फ्यूचर की बातें वो मतलब अभी जो करंट में चल रहा है वो नई नई बातें जो अभी जस्ट क्रिएट हुई है वो याद नहीं रहेगी, है ना। फ्यूचर में वो बातें याद नहीं रहेगी, फ्यूचर मेमोरी लॉस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा है हम हाथों हाथ भूल जाएंगे, अभी हमने जो भी हुआ है हमारे साथ हम भूल जाएंगे एंट्रोग्रेड एमेंसिया में। ठीक है, कुछ याद नहीं रहेगा। रेट्रोग्रेड एमेंसिया में क्या होता है, पास्ट मेमोरी है वो लॉस्ट हो जाती है, पास्ट मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, कब की, बिफोर इंजरी, जैसे ही इंजरी होती है उससे पहले की जितनी भी है वो मेमोरी होगी सारी की सारी है वो यहाँ पे है वो लॉस हो जाएगी। ठीक है, जैसे आज अगर इंजरी अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे हो जाती है तो वहाँ पे है वो पीछे की सारी भी जितनी मेमोरी है वो कहाँ जन्मे थे, कौन किसका माई बाप है, वो सारी है वो मेमोरी है वो भूल जाते हैं। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। तो लेकिन इसको बोलते हैं, आपको याद रखना होगा, रेट्रोग्रेड मेंस बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस वगैरह डैमेज हो जाता है ना ये वाला पार्ट, तब ये वो स्थिति देखने को मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए ब्रेन का कौन सा पार्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, हिप्पोकैम्पस होता है, क्योंकि ये लार्ज शॉर्ट ये लॉन्ग टर्म मेमोरी यहीं पे वो स्टोर होती है। अगर ये डैमेज हो गया तो पास्ट की सारी मेमोरी है वो यहाँ पे वो गायब हो जाती है। इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड एमेंसिया। एंट्रोग्रेड एमेंसिया की भी कंडीशन देखने को मिल सकती है, जिसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती रहती है, जिससे वो फ्यूचर में वो कोई भी है वो नई बातें वो याद हमको नहीं रहेगी। तो अब बात कर लेते हैं मिड ब्रेन की। ओके, सो मिड ब्रेन की अगर हम बात करें तो मिड ब्रेन की अगर पोजीशन की अगर हम बात करें, सो पोजीशन इसकी होती है बिटवीन द डायंसिफेलन। ओके, डायंसिफेलन जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है, एंड द पॉन्स वाला पार्ट जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है, उसके बीच में यहाँ पे वो देखने को मिलता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, इसमें वो दो पार्ट होते हैं मिड ब्रेन के। अगर हम बात करें दो पार्ट हमें वो देखने को मिलते हैं, एक तो होता है टेक्टम। ओके, एक तो होता है टेक्टम जो कि डोर्सल साइड में होता है। ठीक है, मिड ब्रेन के भी जो डोर्सल पृष्ठ पीछे की साइड में है वो ये होता है ना। दूसरा पार्ट होता है टेगमेंटम, ये है वो वेंट्रल, इसके वेंट्रल साइड का हिस्सा होता है। ठीक है, जो डोर्सल साइड का हिस्सा होता है टेक्टम, ओके, वो भी दो पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, वो भी यहाँ पे दो पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसको कि अपन ने पहले भी बात कर लिया, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना जो कि इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा होता है क्रूरा, लाइक आई थिंक मैं इसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन क्रूरा सेरिब्राई जो कि लाइक फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को लाइक बीच में वो कनेक्शन का काम है वो करता है। कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना है, कॉर्पोरा जैसे का नाम में ही है क्वाड्री जेमिना। क्वाड्री जेमिना मतलब है वो इसमें क्वाड्री मतलब चार यहाँ पे है वो पीछे की डोर्सल साइड में चार लोब होते हैं। ओके, न्यूक्लियर या फिर लोब होते हैं। ठीक है, जो ऊपर वाले लोब होते हैं चार में से उसको बोलते हैं अपन सुपीरियर कोलिकुलाई। ओके, जो कि जिसका काम होता है, अगर फंक्शन की बात करें, जो वो विजुअल रिफ्लेक्स का इसका काम होता है। ठीक है, जो कि हमने पहले भी बात की। सो विजुअल रिफ्लेक्स, ओके, सो
आई के रिस्पॉन्स में यहाँ पे वो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो इसी के कारण है वो होता है। मतलब अचानक से कोई अपन को वो दिखाई दे दिया, कोई फ्लैश लाइट है वो पड़ी, अचानक से कुछ ऐसा एक्सीडेंटल है वो यहाँ पे वो कुछ आई का वो कुछ है वो दिखाई दिया विजुअल, तो उसके अगेंस्ट वो रिफ्लेक्स एक्शन हेड को ट्रंक को वो क्या मोटर सिग्नल से वो क्या रिफ्लेक्स एक्शन करवाना है, तो वो यहाँ पे सुपीरियर कोलिकुलाई है वो करवाती है। इन्फीरियर कोलिकुलाई है वो एक होती है इन्फीरियर कोलिकुलाई, ये भी हमने बात की थी, ये जो लाइक ऑडियोटरी रिफ्लेक्स का वो काम करवाती है, ऑडियोटरी रिफ्लेक्स। ओके, अचानक से कुछ सुनाई देता है तो अपन हेड वगैरह को इधर की तरफ मूवमेंट करवाते हैं, या फिर जो साउंड होता है उसके अगेंस्ट अचानक से जो सडन रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो वो इन्फीरियर कोलिकुलाई की वजह से यहाँ पे होता है। ठीक है, और मिड ब्रेन की अगर हम बात करें, यहाँ पे मिड ब्रेन के बारे में और अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्रेनियल कुछ दो क्रेनियल नर्व की वो ओरिजिन होती है यहाँ पे। ठीक है, ओरिजिन ऑफ क्रेनियल नर्व कौन सी वो है, कौन सी नर्व की ओरिजिन होती है यहाँ पे, ओकुलोमोटर जो कि थर्ड नंबर की है वो क्रेनियल नर्व है। ओके, आगे अपन देखेंगे 12 में से तीसरी क्रेनियल नर्व है वो ओकुलोमोटर होती है, जो कि आई के मूवमेंट को वो कंट्रोल करती है। और जो चौथी जो होती है ट्रोक्लियर, वो भी है वो यहीं से वो इस ओरिजिन होती है। जो 12 में से 2 क्रेनियल नर्व की मिड ब्रेन से ही ओरिजिन होती है, जिसमें से पहली है ओकुलोमोटर जो कि तीसरी क्रेनियल नर्व है, और दूसरी है ट्रोक्लियर जो कि चौथी क्रेनियल नर्व है, उनकी ओरिजिन मिड ब्रेन से ही होती है। और ये दोनों ही है वो दोनों क्रेनियल नर्व है वो आई के मूवमेंट में है वो काम आती है। ठीक है, आई के मूवमेंट में ये काम आती है। ठीक है, एक है वो आई को ऊपर नीचे मूव कराने में, एक है वो राइट और लेफ्ट मूव करवाने में है वो हेल्प करता है। तो ये एक तो हमने देखा ये आई के विजुअल रिफ्लेक्स एक्शन में, ऑडिटरी रिफ्लेक्स एक्शन में काम तो करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये यहाँ पे पेन परसेप्शन का भी यहाँ पे वो इसका काम होता है। इसके अलावा अलर्टनेस, राउजल एंड स्लीप एंड वेक साइकिल में भी है वो इसका रोल होता है। ओके, सो ये आप वो एक डायग्राम देख पा रहे हो, मिड ब्रेन का ट्रांसवर्स सेक्शन का डायग्राम है ये। यहाँ पे आप वो डोर्सल साइड में ऊपर वाली यहाँ पे ये है वो ऊपर वाली आप वो देख पा रहे हो, ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना की है वो ये 2 लोब है जिसे अपन बोलते हैं सुपीरियर कोलिकुलस, जो कि है वो ऑडिटरी रिफ्लेक्स सेक्शन में वो काम आती है। यहाँ पे ये है वो ग्रे मैटर आप देख पा रहे हो, क्योंकि 2 टाइप के मैटर होते हैं, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। ग्रे मैटर वो वाला मैटर होता है जहाँ पे है वो जो न्यूरॉन की है वो सेल बॉडी है वो यहाँ पे है वो बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है वो मेजेंसिसेफेलिक न्यूक्लियस या फिर सेल बॉडी है वो न्यूरॉन्स की वहाँ पे ज़्यादा होती है, वो ग्रे मैटर होता है। व्हाइट मैटर वो होता है जहाँ पे माइलिनेटेड है वो एक्सोन पार्ट है वो जहाँ पे ज़्यादा होता है, वो वाला व्हाइट मैटर होता है। ठीक है, मिड ब्रेन में और अपन है वो एक्विडक्ट वो बीच में हम देख पा रहे हैं, जहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो एक्विडक्ट से है वो लाइक फोर ब्रेन से वो मिड ब्रेन से होकर हाइंड ब्रेन की तरफ है वो जाता है, वो भी हमने एक्विडक्ट की हमने बात की थी। तो वो यहाँ पे वो देख पा रहे हो आप, सेरिब्रल एक्विडक्ट है ये। एंड यहाँ पे आप वो कुछ 2 टाइप के वो न्यूक्लियस देख पा रहे हो, मीडियन और जेनिकुलेट न्यूक्लियस, और यहाँ पे आप रेड न्यूक्लियस भी देख पा रहे हो। ठीक है, रेड न्यूक्लियस की अगर अपन हम बात करें, ये इसका इन्वॉल्वमेंट तो चाहे सब्सटेंस या ये नाइग्रा की अगर हम बात करें, या फिर ये वाला पार्ट और रेड न्यूक्लियस पार्ट, दोनों ही है वो मूवमेंट को कंट्रोल करने में है वो इनका है वो रोल रहता है। अगर दोनों की बात करें, चाहे वो रेड न्यूक्लियस हो चाहे सब्सटेंस नाइग्रा हो, दोनों का ही है वो अगर अपन इन्वॉल्वमेंट हम बात करें तो कंट्रीब्यूट टू कंट्रोल मूवमेंट। ओके, मूवमेंट को जो भी कंट्रोल करना है तो वो इस वाले पार्ट से वो होता है। हमने यहाँ पे वो बात की थी 2 यहाँ पे वो क्रेनियल नर्व ओरिजिन होती है यहाँ वाले पार्ट से, तो पहली यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो कि तीसरी क्रेनियल नर्व है ओकुलोमोटर नर्व। ओके, जो कि आई के मूवमेंट को कंट्रोल करवाती है, तीसरी क्रेनियल नर्व यहाँ से है वो अपन को देख पा रहे हैं। तो ये है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन वाला पार्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो कि अराउजल अलर्टनेस और वो सब है वो इसके कारण है वो होता है। नाउ अगर हम बात करें हाइंड ब्रेन की, जिसमें सेरिबेलम वाला पार्ट जो आता है जो कि बैलेंस वगैरह को मेंटेन करता है, तो ये अगर हम बात करें आउटर लेयर को वो कंटेंट करता है जिसे हम बोलते हैं सेरिबेलर कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स नहीं बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स तो फोर ब्रेन का पार्ट है, थोड़ा सा डिस्टिंक्ट पार्ट होता है उसके, सेरिबेलर कॉर्टेक्स होता है। फंक्शन की अगर हम बात करें लाइक मोस्टली ये वॉलेंटरी मूवमेंट में है वो इतना ज़्यादा वो इनिशिएट नहीं करवाता है,
बट थोड़ा सा क्रूशियल होता है फॉर कोऑर्डिनेटिंग। ओके, इनिशिएट नहीं करवाता है ये वॉल्यूंटरी कंट्रोल को, जो इच्छा के अनुसार जो भी कंट्रोल अपना मूवमेंट करते हैं अपन, उसका इनिशिएशन यहाँ पे नहीं होता, लेकिन कोऑर्डिनेशन यहाँ पे होता है। जैसे कि पोस्चर कंट्रोल में यहाँ पे वो कोऑर्डिनेशन होता है, करवा सकता है ये। और बैलेंस मेंटेनेंस तो इसका सेरिबेलम का वो काम होता ही है। ओके, यहाँ पे सेंसरी इनपुट्स को वो रिसीव किया जाता है फ्रॉम मसल्स, जॉइंट्स एंड स्किन एंड आइज। ओके, मसल्स में जो भी सेंसरी मसल्स से जो सेंसरी इनपुट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे आते हैं, जॉइंट्स और स्किन और आई से जो भी सेंसरी है इनपुट्स यहाँ पे वो रिसीव किया जाता है। वेस्टिबुलर अपरेटस की हम बात करें तो जो कि बैलेंस का यहाँ पे वो सेरिबेलम वाला पार्ट में होता है ये प्रोसेसिंग। एंड विसरल ऑर्गन्स जितने भी होते हैं एंड अदर ब्रेन रीजन्स इन्वॉल्व इन मूवमेंट कंट्रोल। प्राइमरी फंक्शन की इसकी अगर हम बात करें तो प्राइमरी फंक्शन इसका होता है मोटर कोऑर्डिनेशन एंड फाइन ट्यूनिंग ऑफ मूवमेंट। ओके, मूवमेंट रिसेंटली रिसर्च है वो सजेस्ट करती है कि इसका हाइंड ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ा बहुत लर्निंग में भी होता है। अब अगर हाइंड ब्रेन के वो जो सेरिबेलम के अलावा जो पोन्स वाला पार्ट होता है, पोन्स वेरोल भी हम बोल सकते हैं, पोन्स, तो पोन्स की अगर हम बात करें जो कि लोकेटेड होता है बिटवीन द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड मिड ब्रेन इन द ब्रेन स्टेम। ओके, तो यहाँ पे एंड कंप्राइजेज वाइट मैटर, यहाँ पे वाइट मैटर होता है। वाइट मैटर हमने अभी बात की है जहाँ पे वो एक माइलिनेटेड एक्सोन वाला पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज न्यूक्लियाई, तो वहाँ पे है वो वाइट मैटर तो होता ही है, उसके अलावा सेल बॉडीज़ भी है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। पोन्स है वो नाम है वो लेटिन भाषा से आया है, लेटिन वर्ड है एक ब्रिज, वहाँ से ये पोन्स है वो नाम आया गया है, जो कि फॉर इट्स रोल इन कनेक्टिंग ब्रेन रीजन्स। ओके, तो ये ब्रेन के अलग अलग रीजन्स को वो कनेक्ट करता है आपस में, तो इसलिए वो इसका नाम है वो, क्योंकि ब्रिज का मतलब ये वो कनेक्ट करना होता है, तो ये कनेक्शन का काम करता है, इसलिए वो इसका नाम है वो लेटिन भाषा से ब्रिज से वो लिया गया है। पोन्स लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रिज। ओके, रिलेइंग सेंटर की तरह ये काम करता है एंड फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिबेलम। ओके, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो फोर ब्रेन वाला पार्ट है और सेरिबेलम दोनों के बीच में वो कनेक्शन का वो कम्युनिकेशन का ये काम करवाता है पोन्स। रेस्पिरेटरी कंट्रोल भी यहाँ से वो होता है जो कि इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स होता है कंटेंट न्यूक्लियाई रेगुलेटिंग ब्रीथिंग रेट। ओके, तो ब्रीथिंग रेट को वो ये कंट्रोल है वो कर सकता है इन डेप्थ। एंड क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई यहाँ पे है वो कौन सी क्रेनियल नर्व यहाँ से वो राइज होती है, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई होती है यहाँ पे है वो 5वीं 6ठी 7वीं और 8वीं। ओके, फॉर फेस हेड और नेक फंक्शन के लिए यहाँ पे वो क्रेनियल नर्व होती है 5वीं 6ठी 7वीं और 8वीं। 5th 6th एंड 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व यहाँ पे होती है, जो कि रिस्पेक्टिवली होती है ट्राई जमीन एंड अब्डुसेंस एंड फेशियल। ओके, एंड एट द क्रेनियल नर्व होती है वेस्टिबुलर कोक्लियर, जो कि ईयर इनर ईयर से है वो वहाँ पे वो आती है नर्व। ओके, सो अब फेशियल मूवमेंट्स भी यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट फेशियल मसल्स एक्शन इंक्लूडिंग स्विमिंग की अगर बात करें 5वीं जो क्रेनियल नर्व होती है ट्राई जमीनल, वो इसका इन्वॉल्वमेंट इसी वाले फंक्शन में होता है, स्विमिंग जो चबाने का काम होता है। एंड एक्सप्रेशन का अगर हम बात करें जो अपना जो 7वां जो क्रेनियल नर्व होता है फेशियल नर्व, तो वो काम है वो 7वीं क्रेनियल नर्व का काम ही एक्सप्रेशन वगैरह का है, तो वो अपन डायरेक्टली इसका फंक्शन में भी ये पढ़ सकते हैं, स्विमिंग, एक्सप्रेशन और जो फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह। ओके, हाइंड ब्रेन मेडुला ऑब्लोंगेटा की अगर हम बात करें जो कि लोवेस्ट पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का, हाइंड ब्रेन को वो कंपोजिटली हम बोल सकते हैं ब्रेन स्टेम, जिसमें है वो हमने बात की सेरिबेलम तो पीछे की तरफ होता है, ये ब्रेन स्टेम में है वो पोन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, जो कि नीचे वाला पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, कंटिन्यू विद द स्पाइनल कॉर्ड, नीचे है वो स्पाइनल कॉर्ड में ये कंटिन्यू रहता है। कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर होती है जिसमें वो वाइट मैटर है वो रहता है, वाइट मैटर ट्रैक्ट एंड ग्रे मैटर न्यूक्लियाई। ओके, ग्रे मैटर जो कि सेल बॉडी वगैरह होती है वो भी यहाँ पे वो देखने को मिलती है। फंक्शन की अगर हम बात करें वाइटल फंक्शन लाइक रेगुलेट क्रूशियल फंक्शन फॉर सर्वाइवल इंक्लूडिंग ब्रीथिंग, अगेन ये ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सकता है, इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल है वो इसके थ्रू होता है। मोस्टली याद रखना मॉड्यूल ऑब्लोंगेटा का अगर फंक्शन आ जाए तो इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल है वो ये करवाता है, जैसे कि ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट है वो ये कंट्रोल है वो करवाता है। ठीक है, एंड लाइक कार्डियक मसल्स में यहाँ पे न्यूरॉन्स जाकर और वोमिटिंग रिफ्लेक्सेस वगैरह वो यहाँ से वो इसी की वजह से यहाँ पे वो ये कंट्रोल करता है। इनवॉल्यूंटरी सारे के सारे, हार्ट रेट आप ले लो, ब्रीथिंग ले लो, ये सारे इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स है, वोमिटिंग भी,
है ना। तो ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन ये भी इनवॉल्यूंटरी, तो ये सारे काम है वो कौन कराता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा करवाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल में वो इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर यहाँ पे अगर हम बात करें, कंट्रोल ब्रीथिंग रिदम एंड डेप्थ, काफ़ी ज़्यादा मेन तो काम इसका ही होता है। पॉइंट्स में हमने देखा था कुछ न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन मेन है वो फंक्शन है वो इसका ही होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का। एंड कार्डियक सेंटर बेसिकली, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं हार्ट रेट को ये रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को ये रेगुलेट करेगा इसका मतलब, तो यहाँ पे कार्डियक सेंटर होता है। रिफ्लेक्सेस की अगर हम बात करें, हाउस सेंटर ऑफ कफिंग, स्नीजिंग, ओके, जो अचानक से है वो मान लो कुछ है वो नाक में या फिर कुछ सेंसेशन हो तो अचानक से है वो जो स्नीजिंग होती है, ओके। सो ये भी लाइक काइंड ऑफ इनवॉल्यूंटरी है। एंड डिगोसेशन ऑफ पिरामिड्स, ओके, नर्व फाइबर्स क्रॉस ओवर विद इन द मेडुला एंड लीडिंग टू कॉन्ट्रालेटरल मोटर कंट्रोल, ओके। कॉन्ट्रालेटरल मोटर कंट्रोल मतलब लेफ्ट ब्रेन है वो कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। क्योंकि अपन देखो, अपन लिख रहे हैं, मान लो राइट हैंड से अपन लिख रहे हैं, लेकिन इसकी जो प्रोसेसिंग है, सिग्नलिंग वगैरह भेजी जा रही है लेफ्ट वाले पार्ट से ब्रेन के, ओके। तो ये है वो ये जो यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल जो मोटर कंट्रोल वो, क्योंकि है वो न्यूरॉन्स है वो यहाँ पे है वो क्रॉस ओवर हो जाती है, ठीक है। तो राइट वाली है वो लेफ्ट वाली साइड में, लेफ्ट वाली है वो राइट वाली साइड में चल जाती है। तो बॉडी का जो राइट वाली तरफ है वो मूवमेंट होता है, राइट वाला हैंड अपन हिलाते हैं, राइट वाला पार्ट में जो भी है वो मूवमेंट होता है, तो वो लेफ्ट वाले ब्रेन के पार्ट में है वो प्रोसेसिंग होता है, उसकी सिग्नलिंग भेजी जाती है और प्रोसेसिंग होती है, ओके। तो ये वाली बात भी आप याद रखना। मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में और अगर हम बात करें तो ये कंटेंट यहाँ पे है वो सेंसरी असेंडिंग एंड मोटर डिसेंडिंग ट्रैक्ट, ओके। तो सेंसरी मतलब सिग्नल आता है, सेंस होता है, तो मतलब ब्रेन में आता है, आने वाली को असेंडिंग बोल देंगे। मोटर मतलब सिग्नल जा रहा है कुछ करवाने के लिए, तो जाने वाली को वो डिसेंडिंग बोलते हैं। तो वो यहाँ पे वो दोनों के ट्रैक्ट है वो देखने को मिलते हैं। कार्डियोवेस्कुलर सेंटर मोस्टली मेन तो फंक्शन हमने यही देखा है, ओके। रेगुलेट हार्ट बीट एंड अगेन वापस से वही बात पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हार्ट बीट और ये रेस्पिरेटरी को कौन कंट्रोल करता है, इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल को मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। यहाँ पे है वो इसके कार्डियोवेस्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं, ओके। एंड मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर यहाँ पे होते हैं टुगेदर विथ पोन्स में भी थोड़ा बहुत हमने देखा था, ओके। रेगुलेट ब्रीथिंग, जो कि ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं। कंटेन ग्रेसिलाई न्यूक्लियाई एंड क्यूनेटी न्यूक्लियाई, गेस्टेटरी न्यूक्लियाई, कोक्लियर न्यूक्लियाई, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, ओके, जो कि कंपोनेंट होते हैं सेंसरी पाथवे टू द ब्रेन के पास में यहाँ पे आते हैं, ये न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो ग्रेसल न्यूक्लियाई है इसकी अगर हम बात करें तो ये जो न्यूक्लियाई है यहाँ पे सेंसरी इनपुट्स आते हैं, लाइक टच, फाइन टच एंड प्रेशर्स की यहाँ पे वो सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे वो आती है, तो उसका न्यूक्लियाई है ये ग्रेसल न्यूक्लियाई। देन इंफीरियर ओलिवेरी न्यूक्लियस प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन दैट सेरिबेलम यूज टू एडजस्ट मसल्स एक्टिविटी व्हेन लर्निंग न्यू मोटर स्किल्स, ओके। जब अपन नई मोटर स्किल्स या फिर कुछ वो मसल्स को वो ट्रेन करते हैं कुछ सीखने के लिए, तो कुछ काम करने के लिए, कुछ ऐसा है वो मूवमेंट करना है आपसे, तो तब यहाँ पे वो जो लाइक सेंसरी पहले इनपुट आता है हमारे माइंड में, तो उसको है वो यहाँ पे है वो सबसे पहले है वो इंफीरियर ओलिवेरी न्यूक्लियस ये रिसीव करता है और ये लाइक प्रोवाइड करवाता है इस सिग्नल को सेरिबेलम को, ताकि बाद में है वो सेरिबेलम उस मसल्स को वो एडजस्ट उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग है वो कर पाए और उस टाइप से वो अपन बिहेवियर कर पाए, लर्निंग कर पाए। तो ये मोटर लर्निंग में भी इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। मोटर लर्निंग में इन्वॉल्वमेंट होता है बेसिकली इंफीरियर ओलिवेरी न्यूक्लियस का, एक होता है सुपीरियर ओलिवेरी न्यूक्लियस, ओके, जिसका वो काम बेसिकली जो साउंड होता है उसकी लोकेशन को प्रिसाइज करना होता है और वो की और उसका वो रिसीव होता है पोन्स में, पोन्स वाला जो पार्ट होता है उस वाले पार्ट में उसका वो न्यूक्लियस होता है सुपीरियर ओलिवेरी न्यूक्लियस का, ठीक है, जिसका काम होता है साउंड के लोकेशन को वो डिटेक्ट करना, ओके, जो कि टाइम और लाइक इंटेंसिटी को वो दोनों को मेजर करके वो उसकी लोकेशन को वो डिसाइड करवाता है, जो कि काम होता है सुपीरियर ओलिवेरी न्यूक्लियस का, जो कि पोन्स वाले पार्ट में होता है, ओके। देन वो कोऑर्डिनेट कर लेता है विथ अदर पार्ट ऑफ ब्रेन एंड अदर न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट वॉमिटिंग लाइक स्वेलिंग, स्नीजिंग, कफिंग, ये वाला पार्ट भी है वो लाइक काइंड ऑफ इनवॉल्यूंटरी है। तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा वो यहाँ पे इसके न्यूक्लियस होते हैं, ये वाला पार्ट है वो कंट्रोल करता है, यहाँ से न्यूरॉन जाती है मोटर न्यूरॉन, ओके। एंड कंटेन न्यूक्लियाई ऑफ ओरिजिन फॉर वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, ओके, जो कि हमने वो इनर ईयर में वो पढ़ा था, ईयर वाली है वो वीडियो भी आ चुकी है पूरी, जितने भी पार्ट है वो आप देख सकते हो, उसमें इनर ईयर में हमने देखा था ये क्रेनियल
क्रेनियल नर्व है, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व आती है, तो इसका भी न्यूक्लियस यहाँ पे है वो देखने को मिलता है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले पार्ट में, जो कि 8वीं क्रेनियल नर्व है। ओके, इसके साथ में अगर हम बात करें ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो कि 9वीं है, और 10वीं वेगस वाली जो है, और 11वीं जो कि एसेसरी क्रेनियल नर्व है, एंड हाइपोग्लोसस जो कि है वो 12th क्रेनियल नर्व है। इनकी भी यहाँ पे यह वो ओरिजिन देखने को मिलती है। सो ब्रेन वेव की अगर हम बात कर ले, अब नेक्स्ट टॉपिक ब्रेन वेव की हम बात करते हैं। तो ब्रेन वेव्स होती क्या है, बेसिकली ब्रेन में बहुत सारी न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन से ही पूरा बना हुआ है। हमने देखा कितनी सारी है वो न्यूक्लियस वाला ग्रे मैटर होता है, यहाँ पे वो वाइट मैटर होता है, कितने सारे न्यूक्लियस होते हैं, रेस्पिरेटरी न्यूक्लियस, गस्टेटरी न्यूक्लियस, ओके, टेस्ट वगैरह के लिए जो न्यूक्लियस होता है कंट्रोल करता है, गस्टेटरी न्यूक्लियस होते हैं, वेस्टिबुलर कोक्लियर, बहुत सारे न्यूरॉन ही न्यूरॉन होते हैं। तो उन सारे न्यूरॉन में है वो हमने वो इम्पल्स के बारे में है वो भी देख लिया, उस जो पहला पार्ट था। तो वहाँ पे इम्पल्स जितने भी है वो नर्व में है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं, सारी न्यूरॉन में है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, उसी की वजह से वो सिग्नल है वो एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में है वो जाता है। ओके, तो उन सारी है वो न्यूरॉन्स के है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अपन कलेक्ट कर लें टुगेदर, सारी इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग को ही हम बोलते हैं ब्रेन वेव्स। ओके, सो टेकन टुगेदर दिस electrical signal are called brain wave basically. Okay, so brain waves generate by neurons and close to the brain surface. Okay, and example cerebral cortex can be detected by sensor called electrodes placed on the forehead and scalp. Okay, बहुत सारे इलेक्ट्रोड लगाते हैं स्कैल्प के ऊपर, लाइक EEG अपन करते हैं। ओके, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ए रिकॉर्ड ऑफ सच वेव्स इज कॉल्ड, तो इन वेव्स के जो रिकॉर्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि भाई जो इलेक्ट्रिक वेव है इनके रिकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, या फिर EEG को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम बोलते हैं, ठीक है, जो ग्राफ टाइप में आता है। तो वहाँ पे बहुत सारी टाइप की वेव होती है, अल्फा वेव होती है, बीटा वेव, गामा वेव होती है, डेल्टा वेव होती है। ओके, सो पैटर्न ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ब्रेन न्यूरॉन्स प्रोड्यूस 4 टाइप ऑफ ब्रेन वेव। ओके, कि कितनी सारी एक्शन पोटेंशियल मतलब कितना काम कर रहा है, ये एक्टिवेट है या नहीं है ना, इन एक्टिवेशन की फॉर्म में वो थोड़ा कम है, वो इंपल्स जनरेट होते हैं ब्रेन में। और ब्रेन जब ज़्यादा एक्टिवेट रहता है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहता है ब्रेन, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल, ऑब्वियस सी बात है, वो नर्व में है वो एक्शन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, वो सिग्नलिंग चलता रहेगा, तो वहाँ पे वेव है वो उसके है वो ज़्यादा वहाँ पे वो देखने को मिलेगी, वेव की है वो वहाँ पे वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इसके अकॉर्डिंग है वो टाइप होते हैं, अल्फा वेव होती है, बीटा वेव होती है, थीटा वेव होती है, डेल्टा वेव होती है। ओके, तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं अल्फा वेव के बारे में। अल्फा वेव के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो इसकी फ्रीक्वेंसी आप वो देख लेना, लाइक अबाउट 8 to 13 साइकिल पर सेकंड, या फिर हर्ट्ज भी इसको ही बोलते हैं अपन। फ्रीक्वेंसी की बात करें, एक सेकंड के अंदर है वो कितनी साइकिल है वो वेव है वो पूरी कर लेती है। तो यहाँ पे 8 से वो 13 साइकिल है वो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है अल्फा वेव की, ठीक है। लाइक एक सेकंड में है वो जैसे एक साइकिल पूरा किया, ठीक है, देन दूसरा साइकिल पूरा किया, तो ऐसे करके वो एक सेकंड में वो ये 8 से 13 साइकिल है वो पूरी हो जाती है। एंड प्रेजेंट इन EEGs ऑफ नियरली ऑल नॉर्मल इंडिविजुअल व्हेन अवेक एंड रेस्टिंग विथ आइज क्लोज्ड, ठीक है, एंड डिसअपेयर इंटायरली ड्यूरिंग स्लीप। स्लीप के समय ये नहीं होती है, ठीक है, ड्यूरिंग डीप स्लीप ये अल्फा वेव नहीं होती है। ये अल्फा वेव वो नॉर्मली जो अभी जैसे जैसे उठते ही हैं, रेस्टिंग फेज में जब अपन होते ही है ना, सोकर जैसे उठते हैं ना, तो लाइक आंख बंद कर हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, है ना, नींद खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो रेस्टिंग कहने का मतलब रेस्ट करने, जब अपन रेस्ट वाली सिचुएशन में होते हैं तब अपने में वो कौन सी ब्रेन में वो कौन सी वेव होती है, अल्फा वेव होती है, ठीक है। बीटा वेव कब होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 14 से 30 हर्ट्ज। ओके, तो इसकी जो 14 से 30 साइकिल है वो वेव की है वो कंप्लीट होती है पर सेकंड। ओके, एंड अपीयर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ नर्व सिस्टम एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे देखो इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है, वेव है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, मतलब सिग्नल ज़्यादा है, तो सिग्नल ज़्यादा है इसका मतलब ये यहाँ पे वो मेंटल टास्क वाली कंडीशन में वो देखने को मिलती है जब अपन एक्टिवेट होते हैं, ठीक है भाई। अपन रेस्ट करके हमने वो लाइक फ्रेश होकर नहा कर वो एकदम एक्टिवेट हो चुके हैं, काम पर वो चले गए हैं, जो भी है वो ऑफिस वगैरह में चले गए हैं, पढ़ रहे हैं, काफ़ी एकदम फोकस होकर जो भी है वो काम वगैरह कर रहे हैं। तो जो एक्टिविटी जब अपन फुल्ली एक्टिवेट होते हैं वहाँ पे बीटा वेव है वो आती है, ठीक है। देन आती है थीटा वेव, जो कि है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। थीटा वेव हो लाइक बात करें इसकी फ्रीक्वेंसी की तो 4 to 7 यहाँ पे थीटा वेव देखने को मिलती है बेसिकली, टिपिकली फाउंड इन चिल्ड्रंस, जो बच्चे होते हैं वहाँ पे ये देखने को मिलती है। एंड स्ट्रेस्ड एडल्ट, जो एडल्ट है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो वहाँ पे वो थीटा वेव ब्रेन में है वो देखने को मिलती है। 4 से 7 साइकिल है वो वेव के कंप्लीट होते हैं पर सेकंड। ओके, तो एक तो ये चिल्ड्रंस में देखने को मिलती है और एक होता है स्ट्रेस्ड एडल्ट में, ठीक है। देन आती है डेल्टा वेव।
जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ही कम, 1 से 5 हर्ट्ज ही होती है, मतलब काफ़ी कम काम कर रहा है ब्रेन, काम ही नहीं कर रहा है, बहुत ही कम सिग्नल्स है वो जनरेट हो रहे हैं ब्रेन के अंदर, इसका कहने का मतलब, क्योंकि काफ़ी कम फ्रीक्वेंसी है ना, बहुत ही कम वेव है वो 1 सेकंड में चल रही है, 1 सेकंड में सिर्फ और सिर्फ 1 से 5 है वो साइकिल है वो चल रहे हैं। इसका मतलब ये कब आती है वेव, डेल्टा वेव, याद रखना, ड्यूरिंग डीप स्लीप। ओके, ड्यूरिंग डीप स्लीप यहाँ पे वो ये देखने को मिलती है। तो ये है वो एडल्ट में है वो, एंड नॉर्मल इन अवेक इन्फेंट, जो नए नए बच्चे जन्मते हैं ना, तो उनमें भी बेसिकली क्या ही प्रोसेसिंग होता होगा ब्रेन में, ठीक है। इन अवेक एडल्ट दे में इंडिकेट ब्रेन डैमेज, अगर जागा हुआ कोई एडल्ट है फिर भी उसमें है वो डेल्टा वेव देखने को मिल रही है, इसका मतलब उसका ब्रेन है वो डैमेज, उसके ब्रेन में है वो कुछ डैमेज है। ओके, इसीलिए तो वो जागा हुआ है फिर भी इसके अंदर डेल्टा वेव आ रही है, इसीलिए तो स्कैल्प के ऊपर लगा के वो ईईजी किया जाता है ना, स्कैल्प के ऊपर इलेक्ट्रोड लगा के ईईजी किया जाता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम किया जाता है, उस ग्राफ में अगर डेल्टा वेव अगर आ गया, अगर वो जाग रहा है फिर भी डेल्टा वेव आ गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ डैमेज है ब्रेन में, ठीक है। तो वो तभी है वो इसी टाइप से वो डिटेक्ट किया जाता है। और बेसिकली ये डीप स्लीप में है वो, अपन डीप स्लीप में जब होते हैं ना, तो लाइक अपन इसको, इसकी फ्रीक्वेंसी भी इस टाइप से याद कर सकते हैं। डीप स्लीप लगभग अपन 1 से 5 बजे तक वो मान लो डीप स्लीप में होते हैं, तो 1 से 5 हर्ट्ज है वो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अपन ये भी याद कर सकते हैं कि वो अपन है वो एकदम रेस्टिंग फेज में है वो, एक लगभग 8 बजे है वो अपन थोड़ा आलसी सा रहते हैं, तो लगभग 8 से 13 इसकी है वो। उसके बाद में अपन है वो बीटा वेव, तो आप याद कर ही लो 14, मतलब दोपहर की 1 बजे के बाद, मतलब 14 से 30 हर्ट्ज है वो, आप ये याद कर सकते हो, बीटा वेव की होती है, हम एक्टिवेट होते हैं उस टाइम काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बच्चों में पूछा जा सकता है थीटा वेव होती है, स्ट्रेस्ड पर्सन में देखा पूछा जा सकता है थीटा वेव होती है 4 से 7 हर्ट्ज। तो ये आप वो यहाँ पे वो देख पा रहे हो, सबसे यहाँ पे वो कम 1 सेकंड में वो बेसिकली वो डेल्टा वेव की आप वो देख पा रहे हो, जो कि अभी अभी अपन ने देखा है कि 1 से 5 है वो यहाँ पे वो इसकी 1 से 5 यहाँ पे वो देखने को मिलती है। देन थीटा वेव है वो आप वो देख पा रहे हो, अभी अपने देखा है कि स्ट्रेस पर्सन और चिल्ड्रन में वो ये देखने को मिलती है 4 से 7 हर्ट्ज है वो इसकी वो देखने को मिलती है। अभी फिर वो बीटा वेव जब अपन सबसे ज़्यादा यहाँ पे वो एक्टिवेट रहते हैं, तब यहाँ पे वो इसकी लाइक 14 से वो 30 यहाँ पे वो ये हर्ट्ज है वो देखने को मिलती है। और अल्फ़ा वेव जिसकी अगर हमने वो बात की 8 से वो 13 साइकिल होते हैं, ठीक है। जबकि ये जो अल्फ़ा वेव है इसकी 8 से 13 साइकिल है वो हर्ट्ज है वो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है अल्फ़ा की, जो कि रेस्टिंग फेज में होता है। देखो, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बच गया है। उसके बारे में अगर हम बात करें, जो कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, उसके अंदर यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड है वो देखने को मिलती है। वर्टिब्रल कॉलम जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है ना पीछे, वो वाली, उसके अंदर है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। जो ब्रेन का जो हाइंड ब्रेन होता है वो नीचे, वो नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू रहता है। यहाँ पे देखो उसका सेंट्रल क्रॉस सेक्शन अगर काट कर देखें तो 2 मैटर हमें देखने को मिलेंगे। एक तो ग्रे मैटर हमें देखने को मिलेगा, जिसके अंदर इंटरन्यूरॉन और सेल बॉडीज होती है, डेंड्राइट्स होती है और ग्लियल सेल्स होती है, ठीक है। दूसरा, और यहाँ पे वो जो ग्रे मैटर होता है जिसके बारे में अभी अपन ने बात की है, इंटरन्यूरॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स वगैरह होता है, जो कि बीच वाले, ये देखो ये है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को अगर ऐसे काट कर देखें तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। एक होता है ये ग्रे मैटर, ठीक है, बीच वाला जो ग्रे मैटर है, एक है वो उसके चारों तरफ आप देख पा रहे हो, एक तो ये आप वो देख पा रहे हो ग्रे मैटर, ओके। एक उसके है वो चारों तरफ है वो ये वाइट मैटर होता है, ठीक है। जो ग्रे मैटर होता है ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे वो अपन ने देखा कि सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, ग्लियल सेल्स वगैरह होते हैं। ये ग्रे मैटर भी यहाँ पे वो अगर बात करें तो ये भी है वो 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। डोर्सल हॉर्न, ठीक है, डोर्सल हॉर्न एंड वेंट्रल हॉर्न, ठीक है। डोर्सल हॉर्न की अगर हम बात करें, ये वाला पार्ट जो ग्रे मैटर वाला, ये डोर्सल वाला पार्ट, ये, और ये नीचे की तरफ, बॉडी के नीचे की तरफ ये वेंट्रल वाला पार्ट, ठीक है। और डोर्सल हॉर्न या फिर डोर्सल हॉर्न से जो नर्व निकलती है उसको बोलते हैं डोर्सल रूट, और डोर्सल वाली जो नर्व निकलती है वो बैकवर्ड पोजीशन में वो निकलती है, तो यहाँ पे डोर्सल हॉर्न या डोर्सल रूट होता है, वहाँ पे बैक ओरिएंटेड यहाँ पे वो ये नर्व देखने को मिलती है। बैक ओरिएंटेड नर्व मतलब यहाँ पे वो ये डोर्सल वाला पार्ट है, यहाँ पे पैर इधर की तरफ होता है न्यूरॉन का, सर है वो लाइक उल्टी दिशा में होता है, तो बैकवर्ड ओरिएंटेड हो गया ना। सर मतलब होता है लाइक सेल बॉडी वगैरह इधर है मान लो, और एक्सॉन वगैरह है वो इधर है, एक्सॉन टर्मिनल। तो इसे पता ही चलता है क्योंकि अपन को पता है सिग्नल है वो सेल बॉडी से है वो एक्सॉन टर्मिनल की तरफ चलता है। तो यहाँ पे है वो दूर से है वो सिग्नल है वो, क्योंकि एक्सॉन टर्मिनल इधर की तरफ इसके अंदर है, तो इसके तरफ वो सिग्नल आता है। मतलब आने वाली जो न्यूरॉन है जिसे हम बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन, एफरेंट न्यूरॉन का मतलब ही क्या होता है, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आने वाली जो न्यूरॉन होती है उससे बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। क्योंकि बैकवर्ड ओरिएंटेड है, सेल बॉडी दूर की तरफ है, तो दूर से है वो इधर की तरफ है वो सिग्नल आएगा, तो आने वाली न्यूरॉन है वो इधर की तरफ आ रही है डोर्सल रूट की तरफ। तो यहाँ पे डोर्सल
रूट पे हम बोलेंगे कि एफरेंट न्यूरॉन होती है। वहीं अगर हम बात करें वेंट्रल हॉर्न की, वेंट्रल रूट जहाँ से वो निकलती है नर्व है वो, और वो होती है फ्रंटल ओरिएंटेड, मतलब सीधी ओरिएंटेड होती है। लाइक हम बोल सकते हैं ऐसा कि समझने के लिए सेल बॉडी इधर है और एक्सॉन इधर है, इसका मतलब सिग्नल है वो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से वो इससे दूर की तरफ सिग्नल जाएगा अलग अलग जगह, तो जाएगा, जाने वाली न्यूरॉन को हम बोलते हैं इफरेंट। ये बात याद रखना, जाने वाली न्यूरॉन को हम बोलते हैं इफरेंट। तो अब यहाँ पर हम बात करें अगर वाइट मैटर की, ग्रे मैटर के बाद में वाइट मैटर, उसके चारों तरफ वाइट मैटर होता है जो कि ग्रे मैटर के चारों तरफ होता है, जिसमें माइलिनेटेड एक्सॉन ट्रैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं डोर्सल रूट की। तो डोर्सल रूट अभी हमने वो देखा था डोर्सल साइड में, यहाँ पे बैकवर्ड ओरिएंटेड था, इसका मतलब वो सिग्नल आ रहा था और आने वाली न्यूरॉन को हम बोल रहे हैं एफरेंट न्यूरॉन। तो एफरेंट न्यूरॉन जो और आता कौन है, सिग्नल अगर आता है तो वो सेंस लेके आता है, कुछ ना कुछ सेंस लेके आता है, पेन टच वगैरह है ना, तो सेंसरी पार्ट होता है ये। एंड इंटर वाया डोर्सल रूट की तरफ है वो, मतलब डोर्सल साइड से वो नर्व इंटर करती है और बिकॉज बैकवर्डली डायरेक्टेड होती है, और विद सेल बॉडी इन डोर्सल रूट गैंग्लिया। ओके, वेंट्रल रूट की अगर हम बात करें इफरेंट न्यूरॉन, क्योंकि वो जाने वाले न्यूरॉन होते हैं, जिसे मोटर न्यूरॉन भी बोलते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सिग्नल ले जाती है और कुछ ना कुछ फंक्शन करवाती है, एग्जिट वाया वेंट्रल रूट, और जिससे वो जिधर वेंट्रल की तरफ से वेंट्रल रूट से वो एग्जिट होती है ये वाली नर्व। ओके, तो दो रूट होते हैं, उन रूट के अंदर से वो वहाँ से मतलब ये नर्व निकलती है, वेंट्रल और डोर्सल नर्व। ओके, डोर्सल एंड वेंट्रल रूट कंबाइन टू फॉर्म स्पाइनल नर्व। ओके, तो ये दोनों मिलके वो स्पाइनल नर्व शॉर्टली आफ्टर एग्जिटिंग कैरिंग बोथ सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन। ओके, तो वेंट्रल वाली है वो लाइक मोटर न्यूरॉन एंड डोर्सल वाली है वो सेंसरी न्यूरॉन होती है, तो वो सब है वो। अब इसकी स्ट्रक्चर अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें तो अपने डोर्सल और ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर तो हमने वो देखा ही देखा। यहाँ पे वो स्पाइनल नर्व आप दोनों टाइप की है वो देख पा रहे हो, एंड लिगामेंट्स होते हैं जो कि उनको वो लाइक कनेक्टेड है वो रखते हैं। आप यहाँ पे वो तीनों ब्रेन की जो प्रोटेक्टिव लेयरिंग, हमने 3 लेयरिंग देखी थी जो कि थी लाइक सबसे बाहरी ड्यूरा मैटर थी, सबसे आउटर ड्यूरा मैटर था, तो वो स्पाइनल कॉर्ड में भी वो तीनों ही है वो लेयर हमें देखने को मिलती है। सबसे बाहरी लेयर होती है प्रोटेक्टिंग लेयर, और दूसरी लेयर जो अरेक्नोइड मैटर होता है, मिडल लेयर जो ये यहाँ पे है वो मिडल लेयर आप देख पा रहे हो, और सबसे अंदर वाली जो तीसरी लेयर है वो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो पिया मैटर होती है। तीनों लेयर हमें वो देखने को मिलती है जो कि जिसे हम स्पाइनल मीनिंग बोलेंगे, और वो क्रेनियन मीनिंग भी हमने सेम देखा था। ठीक है, एंड यहाँ पे वो ये अरेक्नोइड और पिया मैटर के बीच में यहाँ पे वो सुप्राक्लिनोइड स्पेस होता है जहाँ पे वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो ट्रेवल करता है, वो भी यहाँ पे है। और ये बात आप याद रखना, जो सुप्राक्लिनोइड प्लेक्सस है वो सेरिब्रोस्पाइनल है वो फ्लूइड को बनाता है। अब ये अगेन एक है वो स्पाइनल कॉर्ड का वो ट्रांसफर सेक्शन है, और ये कौन सी वाली पोजीशन का ट्रांसफर सेक्शन है, ये जो लुम्बार स्पाइनल कॉर्ड है, तो लुम्बार वाला पार्ट होता है, लुम्बर वाला पार्ट। क्योंकि अगर हम अपन बात करें रीढ़ की हड्डी या जो वर्टिब्रा होती है पीछे वाली जो बोन, जो ऊपर लाइक नेक से लाइक हेड से जस्ट नीचे स्टार्ट होती है, तो पहली जो 8 वर्टिब्रा होती है उसे सर्वाइकल बोलते हैं, उससे नीचे वाली 12 जो होती है उसे थोरेक्स वर्टिब्रा बोलते हैं, उससे नीचे वो 5 वर्टिब्रा होती है, 5 छोटी छोटी वर्टिब्रा होती है, उनको बोलते हैं लुम्बर वर्टिब्रा। तो वहाँ वाली जो उस वाली पोजीशन से ही है वो स्पाइनल कॉर्ड का वो ट्रांसफर सेक्शन है वो लिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये डोर्सल वाला पार्ट है। डोर्सल वाले पार्ट में हमने देखा था कि न्यूरॉन आती है सिग्नल लेके, ठीक है, इधर सिग्नल लेके आती है, तो अपन उसको बोलते हैं सेंसरी वाली या फिर एफरेंट। ओके, तो यहाँ पे नर्व इम्पल्स फॉर सेंसेशन, यहाँ पे वो सेंसेशन लेके वो जाने वाली है वो न्यूरॉन होती है। ओके, तो यहाँ पे ये आप सेल बॉडी आप देख पा रहे हो, इधर की तरफ है वो, आगे की तरफ है वो उसका एक्सॉन टर्मिनल होगा। ओके, ठीक है, तो ये डोर्सल रूट है। यहाँ पे वेंट्रल की हम बात करें तो ये वेंट्रल वाली जो ये यहाँ पे अगर हम बात करें 2 टाइप की है वो सेल बॉडी होती है, एक तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम वाली मोटर न्यूरॉन की यहाँ पे वो सेल बॉडी होती है, और एक होती है सेल बॉडी ऑफ सोमेटिक मोटर न्यूरॉन की। ऑटोनोमस मोटर न्यूरॉन वो होती है जो कि लाइक इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल करवाती है, इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल बिना इच्छा अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो कंट्रोल नहीं होता है वो वाले सिग्नल इसी वाले न्यूरॉन से भेजे जाते हैं, और वेंट्रल रूट से ये वाली न्यूरॉन जाती है। जैसे कि कार्डियक मसल्स को, हार्ट वाली मसल्स जो हार्ट बीट होता है अपने इच्छा के अनुसार थोड़ी वो बीट हुआ जा रहा है 1 मिनट में 72 बार, तो वो यही वाली न्यूरॉन है वो यहाँ पे सिग्नल लेके जाती है, उसको कंट्रोल करती है। कुछ स्मूथ मसल्स को भी यहाँ पे स्मूथ मसल्स को भी लाइक वेसोडाइलेशन और कॉन्ट्रैक्शन करवाना होता है स्मूथ वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को। ओके, उसके चारों तरफ वो स्मूथ मसल्स होती है, एंड ग्लैंड्स वगैरह को, ग्रंथियाँ वगैरह से सिक्रेशन वगैरह कराने के लिए भी। ठीक है, और ये सेल बॉडी है जो वॉल्यूंटरी कंट्रोल होता है उसका, सोमेटिक अपन बोल सकते हैं, सोमेटिक न्यूरॉन का। ठीक है, तो जो कि स्केलेटन मसल्स वगैरह जो कि हमारा मूवमेंट होता है हाथ का वगैरह सब वॉल्यूंटरी कंट्रोल होता है वो होता है। ठीक है, सेम डायग्राम है वो, ये इधर की तरफ है जो सोमेटिक न्यूक्लियाई है, सोमेटिक सेल बॉडी है, वहाँ से वो वेंट्रल रूट से ये न्यूरॉन जा रही है स्केलेटल मसल्स के ऊपर, और यहाँ से ये जो
ऑटोनोमस नर्व की जो सेल बॉडी है वहाँ से वो वेंट्रल रूट से ये न्यूरॉन जा रही है, लेकिन इसमें बीच में है वो ऑटोनोमिक मोटर न्यूरॉन का, या बीच में एक और साइनेप्टिक क्लिफ्ट आता है, उसके बाद में अलग अलग न्यूरॉन है वो जैसे हार्ट की तरफ जा रही है, ग्लैंड्स की तरफ जा रही है, तो वो सब भी है वो देखने को मिलती है। नाउ अगर हम बात करें जनरल कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क की, रिफ्लेक्स आर्क नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें जो रिफ्लेक्स, सो व्हाट इज रिफ्लेक्स, व्हाट फास्ट इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स, जो भी हम फास्टली इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स है वो हमसे हो जाता है। तो लाइक आपने वो नी जर्क है वो बेस्ट एग्जांपल है वो सुना होगा, है ना। डॉक्टर्स है वो जो नी कैप होता है उसके जस्ट नीचे है वो यहाँ पे टेंडन वाले पार्ट पे जब टैप करते हैं तब अपने आप इनवॉल्यूंटरी है वो किक लग जाता है ना, काइंड ऑफ किक लग जाता है। तो वो जो रिफ्लेक्स हुआ है, इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स हुआ है, उसे ही रिफ्लेक्स बोलते हैं। अब वो इनबॉर्न भी हो सकता है, जैसे कि इनबॉर्न जैसे कि अपन किसी हॉट सरफेस के ऊपर हाथ रखते हैं तो फिर तुरंत अपन है वो हाथ को ऊपर हटा लेते हैं, तो वो जो इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स हुआ है ना, दिमाग में ब्रेन में उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी होगी। स्पाइनल कॉर्ड में जैसे ही वो सेंसरी न्यूरॉन आएगी तुरंत वो मोटर न्यूरॉन उसी वाले हाथ में वो चली जाएगी और उसको हटा देगी। लर्न भी है वो हो सकता है, जैसे कि हम गाड़ी चलाना सीख जाते हैं लेकिन अचानक से कोई सामने आ गया तो इमरजेंसी जो अपन ब्रेक लगाते हैं वो इनवॉल्यूंटरी अपने आप लग जाता है सीखने के बाद। अब ये जो भी सिग्नल है, सेंसरी सिग्नल है, जिस टाइप का भी ये जो रिफ्लेक्स वाला जो सिग्नल आएगा सेंसरी सिग्नल, वो इंटीग्रेशन होगा उस सिग्नल का वो स्पाइनल कॉर्ड में। ओके, वो स्पाइनल कॉर्ड में इंटीग्रेट होगा और स्पाइनल कॉर्ड में भी कहाँ पे, ग्रे मैटर में। ओके, ग्रे मैटर में है वो प्रोसेसिंग होगा, इंटीग्रेट होगा और है ना देन है वो जो रिस्पॉन्स होगा उसे हम बोल देते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स, क्योंकि वो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में गया है, ग्रे मैटर में है वो, वहीं से वापस आके मोटर न्यूरॉन है वो लाइक रिफ्लेक्स करवा रही है, तो उसे स्पाइनल रिफ्लेक्स बोलेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने अभी बात की है नी जर्क वाला, जो पटेलर रिफ्लेक्स बोलते हैं उसे, ठीक है, क्योंकि वहाँ वाली जो वो नी कैप है वो पटेलर होती है, तो पटेलर रिफ्लेक्स हम उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे होता क्या है, ये किसके टेस्टिंग के लिए होता है, जो L2 और L4 लाइक वर्टिब्रा वाला जो रीजन होता है वहाँ से जो नर्व निकलती है ना, उसकी टेस्टिंग के लिए ये नी जर्क या फिर पटेलर रिफ्लेक्स वाला टेस्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारी वर्टिब्रा होती है ना, पीछे रीढ़ की जो हड्डी होती है, तो वो ऊपर वाली जो जहाँ से शुरू होती है ऊपर से, तो वो पहले तो वो सर्विक्स वाली आती है, देन पहले सर्वाइकल वाली आती है, देन थोरेक्स वाली आती है, देन 5 लूमार वाली जो है वो वर्टिब्रा आती है, उसमें जो वहाँ से जो स्पाइनल नर्व निकलती है उन्हें भी लूमार स्पाइनल नर्व बोलते हैं। तो वो 5 होती है, तो उसमें से L2 दूसरी और चौथी वाली जो है ना, उसकी टेस्टिंग के लिए कि वो सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही, ये टेस्ट किया जाता है। अगर वो रिफ्लेक्स हो जाता है इसका मतलब क्योंकि वहीं से वो वाली न्यूरॉन है वो वहाँ पे जाती है L2 और L4 की तरफ। ब्रेन स्टेम, और वो अगर सिग्नल रिफ्लेक्स वाला सिग्नल अगर ब्रेन स्टेम में वो इंटीग्रेट हो रहा है, नर्व सीधा ब्रेन स्टेम में जा रही है, ओके, जो हैंड ब्रेन वाला पार्ट एंड मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन की तरफ, तो उसे हम बोल देते हैं क्रेनियल रिफ्लेक्स। जैसे कि आई ट्रैकिंग मूवमेंट वाला एग्जांपल हम ले सकते हैं, हमने देखा था मिड ब्रेन में वो पीछे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होती है, तो वो 4 जो लोब होते हैं ऊपर वाले जो सुपीरियर कोलिकुलस होते हैं वो आई के विजुअल रिफ्लेक्स एक्शन में है वो काम आते हैं, तो उसे हम ब्रेन लाइक क्रेनियल रिफ्लेक्स है वो बोल देंगे। देन अगर हम बात करें सोमेटिक रिफ्लेक्सेस, सो अगर ये रिफ्लेक्स है वो एक्शन हो रहा है स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, तो लाइक जी नर्क अभी हमने नी नर्क अभी हमने देखा, नी जर्क हमने अभी देखा ही है, तो वहाँ पे स्केलेटल मसल्स है वो वहीं पे वो मोटर न्यूरॉन है वो सिग्नल देती है, तो स्केलेटल मसल्स है वो वर्क करता है। देन अगर हम बात करें ऑटोनोमिक या फिर विसरल रिफ्लेक्सेस की अगर हम बात करें, तो विसरल ऑर्गन लाइक इसमें है वो इन्वॉल्वमेंट होती है स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड ग्लैंड्स। ओके, तो कोई भी कॉन्शियसलेसली ये सिग्नल है वो रिसीव नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो रेगुलेशन होता है हार्ट बीट का, डाइजेशन का, तो इनवॉल्यूंटरी और स्केलेटन मसल्स पे नहीं होगा ये। कार्डियक मसल्स जैसे हार्ट के ऊपर है वो जो रिस्पॉन्स होता है, हार्ट रेट अचानक से जैसे बढ़ जाना या कम हो जाना है ना, तो अचानक से हार्ट रेट तो कभी बढ़ जाती है ना, तो वो जो स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स पे ये काम हो रहा है। अचानक से बीपी बढ़ जाती है, वेसोडाइलेशन या कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो वो स्मूथ मसल्स पे हो रहा है ना। अचानक से कोई सिक्रेशन बढ़ गया ग्लैंड पे है, तो वो ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स बोलते हैं उसे, ठीक है। लेकिन कोई मूवमेंट हो रहा है हाथ पैर का, तो वो स्केलेटन मसल्स के ऊपर हो रहा है, तो उसे सोमेटिक रिफ्लेक्स बोलते हैं, सिंपल। देन रिफ्लेक्स आर्क की अगर हम बात करें, रिफ्लेक्स आर्क मीन्स मतलब पहले
सेंसरी पार्ट से सेंसरी न्यूरॉन जाती है स्पाइनल कॉर्ड पे, देन वापस से मोटर न्यूरॉन आती है। उस ये जो आर्क बन रहा है उसे रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। यहाँ पे 5 फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से वो होते हैं सेंसरी रिसेप्टर, जहाँ से वो कोई भी सेंसरी है वो पार्ट है वो रिसीव हुआ है उसे सेंसरी रिसेप्टर बोल देंगे, ठीक है। तो वो सेंस है वो रिसीव करके वो जो सेंसरी न्यूरॉन है वो जाएगी, सेंसरी न्यूरॉन जाएगी, एफरेंट न्यूरॉन भी हम उससे बोल सकते हैं। कहाँ जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड में, मान लो ग्रे मैटर में जा रही है, और वहाँ पे वो इंटीग्रेशन सेंटर होता है। वहाँ पे वो स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन स्टेम दोनों में से वो इंटीग्रेशन सेंटर होता है। इंटीग्रेशन सेंटर, अब मान लो वो सेंसरी न्यूरॉन आई है, वो इंटीग्रेट होगी अब किसके साथ में? मोटर न्यूरॉन के साथ में, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन अब उसको ट्रांसमिट कर देगा उस वही वाली मसल्स के पास में, है ना। और वो जो इफेक्टर मसल्स या ग्लैंड्स वो रिस्पॉन्ड कर देगी अकॉर्डिंगली। अब अगर हम मैकेनिज्म की थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लें, हालांकि कर ली हमने, और अगर हम बात करें सेंसरी रिसेप्टर क्या होता है, तो ये लोकेटेड एट डिस्टल एंड्स, ओके, एंड सेंसरी न्यूरॉन डेंड्राइट्स। तो वहाँ पे क्या होगी? न्यूरॉन नर्व सेल की डेंड्राइट्स होगी, ठीक है। डेंड्राइट्स रिसेप्टर की तरह ही काम करता है। रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई, कोई भी स्टिमुलाई हो सकता है, इंटरनल या एक्सटर्नल चेंजेस, उसके अगेंस्ट वो ये रिसीव करेगी उस स्टिमुलाई को। एंड प्रोड्यूस ग्रेडेड पोटेंशियल, उस नर्व में जो सेंसरी न्यूरॉन है डेंड्राइट ने जो रिसीव किया उसके उसके अगेंस्ट वो एक्शन पोटेंशियल अपने अंदर वो जनरेट करेगी। इफ़ द जनरेटर पोटेंशियल रीच द थ्रेशोल्ड, अगर थ्रेशोल्ड को वो रीच कर जाती है तो वो नर्व इम्पल्स वो ट्रिगर्ड हो जाता है, तो सेंसरी न्यूरॉन अब यहाँ पे इम्पल्स को प्रोपोगेट करती है और एक्सॉन के पूरी उस न्यूरॉन की एक्सॉन में चलता चलता वो एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंच जाता है, जो कि एक्सॉन टर्मिनल कहाँ होता है? ग्रे मैटर में होता है। स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन स्टेम की ग्रे मैटर में एक्सॉन, उस एक्सॉन का टर्मिनल होता है। अब अगर वो एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंच गया है तो वो जो इम्पल्स है वो ब्रेन न्यूरॉन सेंड इम्पल्स टू द ब्रेन अलाउिंग कॉन्शियस अवेयरनेस एंड ऑफ द रिफ्लेक्स, ठीक है। एंड इंटीग्रेटिंग सेंटर अभी हमने देखा, तो जो ग्रे मैटर होता है वहाँ पे होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो कि इंटीग्रेटिंग सेंटर की तरह काम करता है। वो सिंपलेस्ट रिफ्लेक्स भी हो सकता है। सिंपलेस्ट रिफ्लेक्स में वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो साइनेप्स होगा, सिंगल साइनेप्स मतलब जो सेंसरी न्यूरॉन आई है वो डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन को वो सिग्नल दे देगी। तो साइनेप्स बीच में गैप सिर्फ एक ही बनाना, तो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स बोलते हैं उसे। देन मोर कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स भी आ सकते हैं बहुत सारे। यहाँ पे बीच में है वो मल्टीपल साइनेप्स भी हो सकते हैं, बीच में इंटर न्यूरॉन है वो इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। दूसरी टाइप की एक इंटर न्यूरॉन है वो भी देखी जा सकती है, जिससे वो साइनेप्स एक से ज़्यादा बन जाएंगे, जिसे हम बोल देंगे पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क। अभी अपन देखेंगे इमेज में मोटर न्यूरॉन। अब यहाँ से वो सिग्नल मोटर न्यूरॉन के पास एक बार चला जाता है, प्रोपोगेट हो जाता है, तो वो मोटर न्यूरॉन है वो सिग्नल को जो जिस बॉडी से ये आया था उसी बॉडी के पास है वो ये सिग्नल लेके चला जाता है। उसकी मोटर न्यूरॉन की एक्सॉन टर्मिनल वहीं पे है वो चली जाती है इस सिग्नल को लेके, या फिर वो सिग्नल है वो एक्शन पोटेंशियल है वो उसी मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंच जाता है, और वो एक्सॉन टर्मिनल उसी वाली बॉडी पार्ट पे होता है जहाँ से वो सिग्नल आया था। इफेक्टर की बात करें, इफेक्टर मसल्स अभी कोई भी हो सकती है, मसल्स हो सकती है, ग्लैंड्स हो सकती है, तो वो रिस्पॉन्ड करेगी मोटर नर्व्स के इम्पल्स के अगेंस्ट, ओके। तो वो वहाँ पे हो सकता है स्केलेटल मसल्स हो सकता है ऑटोनोमिक लाइक कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स वगैरह हो लाइक। अब अगर हम बात करें स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले क्या होगा? स्ट्रेचिंग स्टिमुलेट सेंसरी रिसेप्टर मसल सस्पेंडर, ओके। तो सबसे पहले मान लो वो यहाँ पे है वो एक हथौड़ा मारा, ठीक है, नी कैप के यहाँ पे है वो टेंडन वाले पार्ट पे, या फिर हम बोले इस नी वाले पार्ट पे हम कुछ भी है वो सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है। सिग्नल देंगे तो दूसरा क्या होगा? सेंसरी न्यूरॉन है वो एक्साइट होगी, क्योंकि यहाँ पे हम वो मसल्स को वो स्ट्रेच वगैरह या फिर सिग्नल दे रहे हैं, तो वो सिग्नल है वो ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, इस सेंसरी न्यूरॉन से होकर वो ये सेंसरी न्यूरॉन एक्साइट हो जाएगी, और एक्साइट होकर ये न्यूरॉन है वो सिग्नल कहाँ ले जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड की ग्रे मैटर के पास, ओके। और स्पाइनल कॉर्ड की ग्रे मैटर के पास हो सकता है मोनोसाइनेप्टिक न्यूरॉन, यही न्यूरॉन है, इसी न्यूरॉन का ये जो एक्सॉन टर्मिनल है वो दूसरी मोटर न्यूरॉन को वो सिग्नल कर दे सीधा एक्साइट कर दे, प्लस मतलब एक्साइट कर दे, ओके। और वो न्यूरॉन फिर मोटर न्यूरॉन है वो वापस से उसी वाले एरिया में जाकर उस मसल्स को वो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करवा दे, है ना। तो विद इन इंटीग्रेटिंग सेंटर स्पाइनल कॉर्ड सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो यहाँ पे मोटर न्यूरॉन को सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट कर सकती है, ठीक है।
या फिर हो सकता है किसी मान लो एंटागोनिस्ट मसल्स को वो हमें इनहिबिट करना है, ठीक है, इस मसल्स को तो वो हमें एक्टिवेट करना है, कॉन्ट्रैक्ट कराना है, लेकिन दूसरी वाली मसल्स है उसको, जो कि एंटागोनिस्ट मसल्स है, उसको इनहिबिट कराना है, हमको इनहिबिशन वाला सिग्नल देना है जिससे वो रिलैक्स हो जाए। तो यहाँ पे ये वाली जो सेंसरी न्यूरॉन जो आई थी, वो सेंसरी न्यूरॉन ही है, वो एक इंटर न्यूरॉन की हेल्प से, है ना, क्योंकि मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बीच वाली जो न्यूरॉन होती है उसे बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। उस इंटर न्यूरॉन की हेल्प से एक मोटर न्यूरॉन को वो इनहिबिट कर देती है, माइनस मतलब इनहिबिट, और वो मोटर न्यूरॉन जो कि उस एंटागोनिस्ट मसल्स के पास जाती है, उस एंटागोनिस्ट मसल्स के पास जो जा रही है मोटर न्यूरॉन, उस मोटर न्यूरॉन को ये क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है, ठीक है। एट द एंड होगा क्या, ये यहाँ पे जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो पैरों को ऊपर की तरफ होना है, वो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर टेंडन रिफ्लेक्स की हम बात करें, इसमें पहला स्टेप क्या है, इंक्रीज्ड टेंशन स्टिमुलेट सेंसरी रिसेप्टर, ओके, जो कि लोकेटेड होता है टेंडन ऑर्गन में, ठीक है। ये मसल्स है, ये टेंडन वाला पार्ट है, ठीक है। अगर मसल्स में वो टेंशन इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे वो ये जो टेंडन वाले पार्ट में सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाती है। और सेंसरी न्यूरॉन अब हमें पता ही है कहाँ जाती है सेंस को लेकर, स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन स्टेम में, यहाँ पे ग्रे मैटर में, ठीक है। ग्रे मैटर में अभी ये आ गई है, आने के बाद में ये वो सिग्नल, यहाँ पे ये वाला जो टेंडन रिफ्लेक्स है वो पॉलीसाइनेप्टिक का है, वो पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन का है वो एग्जांपल है, क्योंकि एक से ज़्यादा साइनेप्स इन्वॉल्व होते हैं। देखो, पहला साइनेप्स ये रहा, दूसरा साइनेप्स ये रहा, इसमें बीच में इंटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ये सेंसरी न्यूरॉन है और ये मोटर न्यूरॉन है, ओके। तो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में जो न्यूरॉन होती है उसे इंटर न्यूरॉन बोलते हैं। तो ये जो सिग्नल लेके आई है, जो उसी वाले एरिया में, जो उसी वाली जो मसल्स के पास में, जिसको हमें रिलैक्स कराना है, अभी काफ़ी ज़्यादा देर हो गई, वो टेंशन में है ना, तो इसलिए अपन को रिलैक्स कराना है, तो रिलैक्स कराना तो इनहिबिट कराना होगा उस वाली मसल्स को, तो है ना, टेंडन रिफ्लेक्स में यही होता है, जहाँ से वो सिग्नल आ रहा है उस वाली मसल्स को हमें इनहिबिट कराना होता है ना, थोड़ा उल्टा है ना, तो स्ट्रेच वाली से थोड़ा उल्टा है। तो उसी वाली जगह पे जो न्यूरॉन जा रही है उसको इनहिबिट कराती है ये वाली इंटर न्यूरॉन, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये इंटर न्यूरॉन है, ये उस वाले एरिया में जो मसल जा रही होगी उसको क्या करा देगी, इनहिबिट करा देगी, ठीक है। तो अब यहाँ से ये वाली जो न्यूरॉन जा रही है, जो कि इनहिबिटरी वाली सिग्नल लेके जा रही है, तो वो जो मसल्स जो कि टेंशन है उसको करा देगी रिलैक्स, क्योंकि ये इनहिबिट करा रही है, तो वो मसल्स क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। और उसका एंटागोनिस्ट जो मसल्स है, उसके अपोजिट जो मसल्स है, उस मसल्स को क्या कर देगी, ये इंटर न्यूरॉन है वो पॉजिटिव सिग्नल देगी, स्टिमुलेटरी वाली सिग्नल देगी, ठीक है, स्टिमुलेटरी वाली सिग्नल देगी। तो अब ये जो न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन जा रही है यहाँ से, तो वो यहाँ पे इसको कॉन्ट्रैक्शन करवा देगी, जिससे क्या होगा, टेंडन रिफ्लेक्स हमें वो देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो सेंसरी न्यूरॉन और बाद में इंटर न्यूरॉन और देन मोटर न्यूरॉन वापस से जो आती है, तो ये जो आर्क बनता है उसे ही बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ओके। तो एक बार फिर से अगर हम देखें तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स में क्या होगा, जो मसल्स है लाइक स्ट्रेच होने के कारण किसी भी स्टिमुलस से, यहाँ पे वो ये जो सेंसरी न्यूरॉन है वो स्टिमुलेट हो जाएगी, ये जाएगी है वो लाइक स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में, यहाँ पे है वो सीधा वो उसी वाले एरिया में जाने वाली मोटर न्यूरॉन को वो करा देगी स्टिमुलेट, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट उसमें भी करा देगी, और स्टिमुलेट अगर यहाँ पे वो करा देगी, तो ये जो मोटर न्यूरॉन है मसल्स के साथ में एक जंक्शन बना रही है, मसल्स के साथ में आ रही है, तो उस जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन है वो रिलीज करा देगी एसिटाइल कोलिन, और जिसके कारण स्ट्रेच मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन है वो कर जाएगी, ठीक है। एट द अदर एंड यहाँ पे एंटागोनिस्ट मसल सेल्स को वो इनहिबिट करा जा रहा है। टेंडन रिफ्लेक्स में हमने देखा ये वाली यहाँ पे वाली जो मसल सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा वो टेंशन में होती है, तो यहाँ पे वो ये जो टेंडन वाला पार्ट है यहाँ पे इसकी सेंसरी न्यूरॉन होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है, वहाँ से वो नर्व है वो सिग्नल लेके आती है ग्रे मैटर में, देन इंटर न्यूरॉन के थ्रू उसी वाले एरिया में जाने वाली मोटर न्यूरॉन को करा जाता है इनहिबिटरी सिग्नल के थ्रू, ठीक है। इनहिबिटरी सिग्नल कुछ भी हो सकता है लाइक ग्लाइसिन वगैरह, जिसकी वजह से जो मोटर न्यूरॉन है वो हाइपर पोलराइज हो जाएगी, तो वो इनहिबिट हो जाएगी, तो यहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाएगा इस मसल्स का, और एंटागोनिस्ट मसल्स को करा जाएगा स्टिमुलेट, ओके। तो इतना था इस वाली वीडियो में, होप कि हमने वो लगभग सारा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर लिया है, एंड नेक्स्ट वाली लास्ट नर्वस सिस्टम की वीडियो
होगी, जिसमें हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा बहुत। एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। बाय बाय।